इस दुनिया में अगर बच्चों को सबसे ज़्यादा बर्बाद करता है तो वो है उसके माँ बाप। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा माँ बाप इतने कंफर्ट जोन में बच्चों को रख देते हैं भाई साहब, जब वो दुनिया में बाहर निकलते हैं ना, हॉस्टल की दुनिया देखते हैं, ज़िंदगी देखते हैं, तो कई बार उनको ऐसा लगता है यार इतने गंदे लोग भी हैं इस दुनिया में। ये पक्षी है यहाँ पर, ये पाला गया पहले और फिर बोला गया इसको छोड़ दिया कि उड़ जा। कैसे उड़ेगा बेचारा, ये खुद बताओ। अब तक तो इसको पाला है, कभी उड़ने इसको दिया नहीं है। तो सेम कंडीशन बच्चों के साथ में होती है जब माँ बाप उसको प्यार नाजों से पालते हैं। तो थोड़ा सा बच्चों को छोड़ देना चाहिए यार, गिरेंगे थोड़ा सीखेंगे, गलत करेंगे कुछ फिर सीखेंगे, तो इंसान की ज़िंदगी ऐसे ही चलती है। तो ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना भी कभी कभी खतरनाक हो जाता है ज़िंदगी में। तो इसलिए अगर ज़िंदगी में कोई दिक्कत आ रही है ना, ये सोच लेना कि ये आप लोग का एक नया वर्जन बना के लेके आएगी। आईफोन के वर्जन नहीं आते हैं, आप लोग का भी ऐसे अपग्रेडेशन होता है, आप लोगों का अपग्रेडेशन होता है मुसीबत की वजह से। तो जब जब ज़िंदगी में मुसीबत आए और आप लोग उसको निकल कर बाहर निकलो, तो देखना आप लोगों का नया वर्जन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो उससे डरे ना, उसको एक्सेप्ट करें और आगे बढ़े, है कि नहीं? बताइए आप लोग की क्या राय इसके बारे में। तमन्ना ने जिंदगी के आंचल में सर रखकर पूछा मैं पूरी कब होंगी, तो जिंदगी ने मुस्कुराते हुए कहा जो पूरी हो जाए वो तमन्ना ही क्या। तो कुछ ख्वाब अच्छे होते हैं और कुछ दाग अच्छे होते हैं, कभी कभी कुछ अधूरे ख्वाब भी अच्छे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो, कैसी कट रही है आप लोग की ज़िंदगी मेरे बिना है। पूरा दिन कट जाता है, सुबह को मिलते हो फिर शाम तक मिलते ही नहीं हो, है कैसी चल रही है पहले तो ये बताओ। बहुत शानदार आज का डिस्कशन रहने वाला है। कमेंट बॉक्स में कोई भी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग नहीं लिखेगा तो बस जय हिंद, ओके। तो आज है 21 फरवरी, यानी कि 21 फरवरी है आज का इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस, जिसको प्यार से हम लोग बैलेंस डाइट बोलते हैं। बड़ा ही शानदार ये रहने वाला है, बहुत ही कुछ मैं डिस्कस करूंगा। पहले मोटिवेशनल कोटेशन देखेंगे, फिर यहाँ पर एक पर्सन न्यूज देखेंगे। आज का एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल मदर टंग जो मदर लैंग्वेज डे है वो भी हम लोग जानेंगे यहाँ पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहने वाला है, सुनकर मजा आ जाएगा, चक्षु खुलेंगे। अंडर वाटर नॉइस के बारे में है, समझेंगे आखिर क्या है, इंसानों पे कैसे फर्क डालता है और जानवरों पे कैसे डालता है। इंडिया के अंदर में लाइव स्टॉक के ऊपर बहुत ही शानदार आर्टिकल डिस्कस करने वाला हूँ, कई सारी बातें बताऊंगा। पोल्यूटर पे प्रिंसिपल जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है उसके चक्षु खुलने वाले हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों को कंबाइन कर एक शानदार टॉपिक बनेगा, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर वर्टीप्लेन X3 ड्रोन क्यों है न्यूज में, एक एम्स के अंदर में अभी यहाँ पर दवाइयाँ पहुंचाएगी तो अच्छा काम हो सकता है, ठीक है। डिस्क्वालीफाई लेजिस्लेटर के बारे में बात करेंगे, आज डिस्कस करूंगा काफी डिटेल में एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। मजा आएगा आप लोगों को सुन के, चक्षु खुलेंगे, क्या इशू है वो भी समझेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रिजर्व कर लिया है डिसीजन, उसके बारे में बातें करेंगे। कमीशन फॉर सोशल जस्टिस सोशल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एक दो दिन के अंदर में आप लोगों से पर्सनली न्यूज भी बनने वाला है यहाँ से, तो इसलिए तैयार रहना। क्यों समझेंगे जब आप लोगों को बताऊंगा। न्यूरल नेटवर्क के बारे में जानेंगे। न्यू एलजी मिल गए हैं लद्दाख को, कौन बने हैं एलजी, और वो भी ऐसे टाइम पर जब वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है। किसके लिए प्रोटेस्ट चल रहा है, एक शेड्यूल को इंप्लीमेंट करने के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है। कौन सा शेड्यूल, वो है 6 शेड्यूल। आप लोगों को बता दें 6 शेड्यूल हमारे देश में किन किन राज्य में एप्लीकेबल है, चलो मैं बता देता हूं। एटीएम, और एम में मनी नहीं है, एटीएम स्क्वायर है, बता दे अब कौन सा राज्य अब तो याद आ गया होगा ना। प्रीलिम्स फोकस जो रहेंगे यहाँ पर 5 न्यूज रहेंगी एक्स्ट्रा, इसी के साथ में इकोनॉमी की 4 न्यूज रहेंगी, इसी के साथ में वर्ल्ड लेवल की 5 न्यूज रहेंगी, 5 एमसीक्यू यहाँ पर और बाकी कई सारे एमसीक्यू यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। तो एक टेस्ट सीरीज भी आप लोगों की कवर हो जाएगी यहाँ पर। इसी के साथ में सीसेट का एक क्वेश्चन रहेगा, प्लेस इन न्यूज में, आज यहाँ पर निक की लेक, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, नाक की बेसिकली बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर। 5 वोकैबुलरी होगी, अंग्रेज बनाऊंगा, आप लोगों को मजा आ जाएगा। और आज के एसएलवी कमांडो है सौरभ और मुस्कान, बहुत ही अच्छे से आंसर दिए गए। पिन तो मैंने मुस्कान के किए थे क्योंकि इन्होंने और भी ज्यादा डिटेल में दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से आंसर दिए गए हैं। तो आज के एसएलवी कमांडो है, आप लोग भी पार्टिसिपेट करना अच्छे से, अच्छा लगता है जब आप लोग अच्छे से आंसर देते हो। तो मतलब बिंदास डिस्कशन रहने वाला है। फीडबैक जरूर देना, कोई जीएसटी नहीं लगेगा, 1 सेकंड लगेगी। लाइक या डिसलाइक कर बताना वीडियो को कैसी लग रही है। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो पता है आप लोग कहाँ से मिलती है, वो है टेलीग्राम, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, जाकर यहां से डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आंसर राइटिंग करने वाले जो बंदे हैं वो स्टडी लवर वीर पर पहुंच जाना है। यहाँ पर वीर तालियान के नाम से लगभग 78,000 के करीब बंदे जुड़े हैं, मस्त आंसर लिखते हैं अपना, आप लोग भी जाकर पोस्ट करना। तो ये कुछ टेलीग्राम ग्रुप है। अगर एक और जाना है यहाँ पर एसएलवी पीडीएफ है, तीनों आप लोगों के लिए फायदेमंद है, इंजॉय कर सकते हैं, बहुत कुछ चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ठीक है। प्लानर भी यहाँ पर रहता है आप लोगों के लिए, अगर ढंग से चीजें करोगे तो बहुत सारी चीजें हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इंजॉय करिएगा, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं, बहुत ही शानदार बात है, ध्यान से सुनिएगा और अंदर तक जाने दीजिएगा। बात क्या की जा रही है, बात की जा रही है कि मैं उम्मीदों पर जीने वाला इंसान हूं, चंद असफलताएं मेरी जिंदगी नहीं बिगाड़ सकती। अगर आप लोग बात करेंगे ना, असफलता क्या है, असफलता अगर उसको ढंग से एक्सप्लेन करने की आप लोग कोशिश करोगे तो असफलता एक ऐसी चीज है जो आप लोग को ये बताती है कि जो आप लोग ट्राई कर रहे हो उसमें कमी है, थोड़ा सा और इंप्रूव कर लो। असफलता कोई हार नहीं है आप लोग की कि आप लोग हार गए हो बस भाई साहब जिंदगी बर्बाद होगी। बता दिए कि जो काम कर रहे हो ना यार, अभी उस लायक नहीं बने हो, थोड़ा सा और एफर्ट डालो यार।
तो वो कहती है आप लोगों को, इसका मतलब ये हो गया कि यार हम तो इसके काबिल ही नहीं है। ऐसा तो उसने बोला ही नहीं कि आप लोग इसके काबिल नहीं हो, उसने तो ये बोला कि यार थोड़ा सा और मेहनत कर लो, अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे हो। वो तो ये कह रही है बस ओनली असफलता तो आप लोगों को। तो उससे बातें करो कि अच्छा कितनी कमी रह रखी है, इतनी रह रखी है, और ट्राई करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो यही तो करना है। तो जिंदगी में जब भी आप लोगों को लगे कि यार जिंदगी जो है पीछे जा रही है और पता नहीं कुछ नहीं मजा आ रहा है जिंदगी जीने में, क्या किया जाए, तो उस टाइम पर अपने आप को बैठकर थोड़ा टाइम दो, 15-20 मिनट शांत बैठ जाओ एक कमरे में बिल्कुल, और फिर सोचो अपने बारे में, ना फोन हो ना कुछ हो, बस चलने दो, थोड़ा देखो क्या क्या आता है आप लोगों के माइंड में। सबसे ज्यादा गाली आप लोग खुद को अपने आप को देते हो, कोई दूसरा नहीं देता होगा, तेरे बस की कुछ है नहीं है, सुबह भी टाइम पे नहीं उठा है, आज फिर लेक्चर निकल गया, लेक्चर बोला था सर ने 6 बजे उठकर देख लेना, आज फिर नहीं उठे, अब तो फरवरी निकल गया है, अब तो गर्मी भी होने लगी है, अब तो सर्दी वाली बात ही नहीं रही, अब क्या बहाना बनाए अपने आपको, यार ये तो गलत बात है, सुबह टाइम पर उठना चाहिए हम लोगों को, हैं। तो वही गालियां आप लोगों का दिमाग देगा। सोचो अगर सुबह आप लोग सही टाइम पर उठ जाते हो और 6 बजे सही लेक्चर में आ जाते हो, तो सोचो कि 8 बजे तक आप लोगों का करंट अफेयर का इतना बड़ा पोर्शन कवर हो जाता है। करंट अफेयर के साथ में स्टैटिक भी है, करंट तो है नहीं, ओनली मैं बोल रहा हूँ करंट अफेयर है। तो बहुत अच्छा एक पढ़ाई आप लोगों की हो जाती है लगभग 1.5 घंटे की। तो सोचो ये 1.5 घंटा इतना प्रोडक्टिव आप लोगों का मॉर्निंग में आप लोगों को मिल जा रहा है, तो आप लोगों के अंदर एनर्जी आएगी कि नहीं आएगी। आप लोग इसको छोड़कर पड़े रहते हो और फिर बोलते हो यार ये भी रह गया वो भी रह गया। अगर मॉर्निंग में उठकर सही टाइम पर इसको कवर कर लोगे ना, तो अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ काफी कुछ कर लिया, अब और प्रोडक्टिव दिन को बनाना है। तो उठते ही दिन को कोशिश किया करो प्रोडक्टिव बनाने का, और उदाहरण आप लोगों के सामने है, इससे आप लोग प्रोडक्टिव बना सकते हैं, है? इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, पहचानो कौन, देखता हूं कौन कौन पहचान पाता है, बाकी इनके बारे में डिस्कस करूंगा तो फिर तो मैं तो बताऊंगा ही अच्छे से। आज का इंपॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। मदर लैंग्वेज क्या होती है, मतलब जो आप लोग बेसिकली ना जो बचपन से बोलते हुए आ रहे हो, उन्हें कहते हैं एक तरीके से कि जो चुटकुले सुनाए जाते हैं तो भाई साहब अपनी भाषा याद आती है, अगर उस भाषा में नहीं सुनाएंगे तो फिर हम ही चुटकुला बन जाएंगे। 21 फरवरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और इसके ऊपर जब आप लोग का पेपर था आई थिंक उसका नहीं, एक तो एपीएफसी का होता है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का, एक ईपीएफओ का पेपर होता है, ठीक है। तो जो ईपीएफओ वाला पेपर हुआ था उसमें आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था इसके ऊपर, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछे आ चुके हैं, एनडीए सीडीएस में भी क्वेश्चन बन चुके हैं आप लोगों से, इवन यूपीएससी भी यहाँ पर प्रीलिम्स में कई बार स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछती है। तो याद रखिएगा 21 फरवरी को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है अवेयरनेस फैलाने के लिए कि जो लिंग्विस्टिक और कल्चर डाइवर्सिटी है उसको प्रमोट करना है। क्योंकि आज के डेट में क्या कर रहे हैं, सब अंग्रेजी बोलने के पीछे भाग रहे हैं और अपनी लोकल लैंग्वेज छोड़ रहे हैं। ओ भाई साहब अपनी लोकल लैंग्वेज ही बोल लिया करो यार, जहाँ पर मन किया करे। इंग्लिश प्रोफेशनल रखो पर अपनी लोकल लैंग्वेज में जो मजा है वो किसी चीज़ में नहीं है, ठीक है कि नहीं है। तो वही बातें हैं, तो उसको प्रमोट करना है, प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है। बहुत सारी लैंग्वेज ऐसी हैं जो गायब होती जा रही हैं। तो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इज नेसेसरी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन, मतलब अगर मल्टीलिंगुअल एजुकेशन होगी, अलग अलग अगर सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेज में पढ़ाए जा रहे हैं, तो कितना मजा आएगा। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो ये अच्छा एक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये बातें यहाँ पर की जा रही है। कौन से राज्य से आप लोग आते हैं, कौन सी लैंग्वेज आप लोग बोलते हैं, मतलब आप लोगों को बोला जाए कौन सी लैंग्वेज आप लोग पसंद करते हैं बोलना, लोकल लैंग्वेज कौन सी आपकी बताइएगा जरूर। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो पढ़ना। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके नाम याद हो गए हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि रेगुलरली आंसर करने वाले बच्चों के नाम याद हो जाते हैं टीचर के। तो आप लोग अगर पार्टिसिपेट करते हो ना, सोचो अगर कोई यहाँ पर वीडियो को 1 लाख लोग देख के जा रहे हैं, ठीक है, तो 1 लाख में से जो कमेंट कर रहे हैं उन्हीं को मुझे पता लगता है अच्छा ये हाँ इस परिवार में है। जो कमेंट ही नहीं कर रहे हैं, कभी पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, मुझे पता ही नहीं है, आए अपना चले गए। लाइक जो कर रहा है उसका दिखता ही नहीं है, क्योंकि लाइक तो बस वीडियो पे दिखता है कि अच्छा इतने लाइक हो गए, उसमें नाम पता नहीं चलता कौन कौन लाइक करके चला गया। वो फीडबैक होता है बस एक तरीका लाइक डिसलाइक करना, ठीक है। तो आंसर जरूर दिया करो ताकि मुझ तक भी चीजें पहुंचती रहे। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं शानदार तरीके से। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहने वाला है, स्टार लगा लेना इस आर्टिकल के ऊपर में। मैं आप लोगों को एनिमल के रेफरेंस में भी बताऊंगा और ह्यूमन के रेफरेंस में बताऊंगा कि नॉइज जो है वो कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है इंसान और जानवरों दोनों के लिए। द हिंदू के द्वारा काफ़ी अच्छे से आर्टिकल कवर किया गया, पर लेकिन मैं बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। दोस्तों ये जो आर्टिकल है आप लोग जीएस पेपर 3 में जो इन्वायरमेंट वाला सेक्शन है उसके साथ में कवर करके देख सकते हैं। खासकर बात करेंगे पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। आप लोगों ने कई बार सुना होगा इस तरह के पोल्यूशन के बारे में, पर लेकिन यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ नॉइस पोल्यूशन के बारे में। एक छोटी सी बात अगर मैं आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले बोलूं कि अगर कोई इंसान अगर ऐसे एरिया में रहता है जहां पर 24 घंटे टै टै पै पै की आवाज़ आती रहती है, तो वो इंसान को क्या क्या दिक्कत हो सकती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो उस इंसान को हो सकती है कि उसको स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाएगा, यानी कि वो प्रॉपर अपनी नींद नहीं ले पाएगा। दूसरा उसका हियरिंग लॉस भी हो सकता है, यानी कि उस इंसान को जो है सुनना जो है वो कम हो सकता है।
हाइपरटेंशन की बीमारी हो सकती है उस इंसान को। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इंसान को प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है हाइपरटेंशन की वजह से भी। नेक्स्ट यहाँ पर उसको बोला जा रहा है कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी हो सकती है, यानी कि हार्ट की बीमारी भी उस इंसान को हो सकती है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं, जब स्टडी की गई तो पता चला कि ये बड़े ही कॉमन से कोज हैं उन लोगों के लिए जिस एरिया में वो रहते हैं वहाँ पर टैटे पैपे की आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है। या तो ट्रैफिक का सोल्यूशन है, या पास में कोई एक तरीके से ना जैसे कि हवाई जहाज़ वगैरह कोई ऐसा एयरपोर्ट है, या फिर कहीं पे ट्रेन वो जो बहुत रेगुलरली ट्रेन आती जाती है, कोई फैक्ट्री है आसपास में जैसे कि शुगर मिल वगैरह हो गया, गन्ने का मिल, ऐसी कोई चीज़ है, कोई कंस्ट्रक्शन साइट है कहीं पर। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी ही कॉमनली देखने को मिलती हैं और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो इंसान फेस करता है। तो नॉइस पोल्यूशन ये मैंने आप लोगों को इंसानों के लिए बता दिया, पर लेकिन आर्टिकल इंसानों के बारे में है ही नहीं है। ये तो मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, कुछ और भी बातें करूंगा एक्स्ट्रा, पर यहाँ पर जो आर्टिकल है वो बात करेगा आप लोगों से जानवरों के बारे में। इंसान तो चलो ठीक है भाई साहब, नॉइस हो रहा है, चिल्ला दिए, ओए रेडियो बंद कर दे, दिमाग खराब मत कर, ठीक है। कोई मोहल्ले में बजा रहा है तो जाकर सुना दिया, अगर रात को बजा रहा है तो जाकर रिपोर्ट कर दी, पुलिस उठा के ले जाएगी। पर बेचारे जानवर क्या करें, उसके ऊपर स्टडी की गई है, बहुत ही शानदार स्टडी है, बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलने वाला है। ये जो नई स्टडी है इसने बोला है कि जो अंडर वाटर नॉइस लेवल होता है उसकी वजह से जो जानवर हैं उनकी ज़िंदगी जो है दर बदतर होती जा रही है। तो याद रखिएगा ये जो स्टडी है ये बेसिकली की गई है अंडर जो वाटर नॉइस एमिशन के बारे में। तो इसके बारे में मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि क्या क्या दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिलती है मेरीन इकोसिस्टम के अंदर में। सबसे पहले एक क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछूंगा आगे बढ़ने से पहले। अगर बात करूं लाइफ बिलो वाटर वो कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आता है ये आप लोगों को बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, उसमें से एक गोल है लाइफ बिलो वाटर, आप लोगों को बताना है। आज की डेट में अगर दुनिया में आप लोग देखो कुछ भी सामान लाना अगर ले जाना है तो पानी का रास्ता जो है वो सबसे सस्ता माना जाता है। तो अगर किसी को कहीं पर जाना है कोई सामान लेके, हम लोग को क्रूड ऑयल लेके आना है, कच्चा तेल वगैरह कुछ भी अगर कहीं पर बेचना है अपने देश से, तो आप लोग देख सकते हैं ये बेसिकली पानी के जहाज इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर ये मैं दिखाऊं कि प्रेजेंट टाइम पर अगर इनकी लाइव लोकेशन देखी जाए कि कितने जहाज दुनिया में चल रहे हैं तो आप लोग देखकर हैरान रह जाओगे। ये जहाज हैं देख रहे हैं आप लोग जो मक्खियां भिन भिन आ रही है हर एक ओशन में, चाहे वो इंडियन ओशन हो, पैसिफिक ओशन हो, अटलांटिक ओशन हो, चाहे वो कहीं पर भी क्यों ना हो, ये हालत है आज के डेट में। आप लोग सोचो ये जो सारा सामान लाया और ले जाया जा रहा है अलग अलग देश के अंदर में, हम तो एंजॉय करते हैं यार, सामान आ रहा है, मजे में व्यापार चल रहा है, अब की बार इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट हो गया, सब चीज़ें सही चल रही है। पर क्या हम लोग सोचते हैं कि जहाँ जहाँ से ये जहाज जाते हैं जो ये नॉइस छोड़ते हैं उस नॉइस की वजह से जो उस पानी के अंदर में जीव जंतु रहते हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो बड़ी ही डिफरेंट सी स्टडी लगी यार, अपने ही आप में एक तरीके से फोकस देने वाली बात है कि इन चीज़ों को भी सोचा जा सकता है, इन चीज़ों को भी सोचना चाहिए जो हम लोग नहीं सोच रहे हैं। तो उसके ऊपर ये स्टडी निकल कर आई है। जो ये नॉइस होता है इसको आप लोग एंथ्रोपोजेनिक नॉइस या फिर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी भी बोल सकते हैं। एंथ्रोपोजेनिक क्या होती है, वो एक्टिविटी जो इंसानों की हरकतों की वजह से बेसिकली इन्वायरमेंट में देखने को मिलती है यहाँ पर। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, दिक्कत क्या है, मुद्दा वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो भी जहाज होता है जो शिप होता है वो एक तरीके की वेव छोड़ता है और यहाँ पर जो मछलियाँ होती हैं वो भी अपना रास्ता जो है वो उस वेव को जो खुद की वेव छोड़ती हैं उसके बेस पर जो है उनका रास्ता जो है वो डिसाइड होता है। यानी कि एक मछली अगर अपना रास्ता तय कर रही है तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी छोड़ती हुई चलती है, तो उस फ्रीक्वेंसी के बेस पर उस मछली का जो है वो रास्ता तय होता है। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि मछली को अगर एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना है तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो इस्तेमाल करती है, और वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो इस्तेमाल करती है कई बार क्या होता है वो फ्रीक्वेंसी जो है जो यहाँ से अगर कोई भी जहाज वगैरह जा रहा है उसके साथ में वो फ्रीक्वेंसी जो है क्या करती है, मिसमैच कर जाती है। इसकी वजह से दिक्कतें क्या देखने को मिलती है, वो अपना रास्ता कई बार भटक जाती हैं, जाना होता है कहीं और चली जाती हैं। इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम जो है जीव जंतु फेस कर रहे हैं। अगर वो सो रहे हैं तो उस टाइम पर भी दिक्कतें कई बार यहाँ पर फेस करनी पड़ती हैं। तो मतलब ये इतनी सारी दिक्कतें हैं। ये तो नॉइस पोल्यूशन बता दिया। वैसे वाटर पोल्यूशन के बारे में आप लोग जानती हैं, पानी जो है जो जिसकी वजह से हीट होता जा रहा है वो दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो मेरीन जो आज की डेट में जो एक इन्वायरमेंट है या फिर लाइफ है तो उनकी लाइफ जो है वो उनकी खस्ता हालत यहाँ पर हो चुकी है। खुद देखो यहाँ पर ये नॉइस की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ रही है, इनकी खुद की फ्रीक्वेंसी है, तो इसकी वजह से कई बार ये रास्ता भटक जाती हैं। इवन अगर कई बार ये खाने की तलाश में जा रही होती हैं तो अपना खाना भी इनको जो है वो कई बार नहीं मिल पाता है।
तो सोचो यहाँ पर कि क्या सिचुएशन आज के डेट में हम इंसानों की वजह से ये जो जीव जंतु हैं ये फॉलो कर रहे हैं, इनको बेसिकली झेलनी पड़ रही है। बोला ये जाता है कि अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से मैं आप लोगों को बात करूं, डेसिबल में बेसिकली नॉइस नापा जाता है। पहले तो आप लोग ये याद रखिएगा, नॉइस नापने की जो यूनिट है वो क्या है, वो है डेसिबल। इतना तो कम से कम आप लोगों को माइंड में याद रखना है कि नॉइस जो है वो डेसिबल में नापा जाता है, ठीक है। बेसिकली पोल्यूशन कितना होता है उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा, जिससे कि आप लोग समझ सकते हैं। अभी रिसेंटली एक स्टडी की गई थी, उस स्टडी को यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने किया था और टाइटल था उसका एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 की। जब वो स्टडी 2022 में पब्लिश की गई तो उस टाइम पर यहाँ पर ये जो यूएनईपी के द्वारा ये बोला गया कि दुनिया में सबसे ज्यादा नॉइस पॉल्यूटेड आप लोगों को देखने को मिलता है बांग्लादेश की कैपिटल ढाका के अंदर में, जिसकी मैक्सिमम जो वैल्यू है डेसिबल में, जब हम लोग नाप कर रहे थे यहाँ पर, तो 119 डेसिबल उनके द्वारा बोला गया है, 119 डेसिबल। दूसरे नंबर पर हमारे देश की एक उत्तर प्रदेश के अंदर सिटी है जिसका नाम है मुरादाबाद। मुरादाबाद का जो है यहाँ पर दूसरे नंबर पर सेकंड नॉइसेस्ट सिटी उसको बोला गया, और उसमें जो वैल्यू थी वो थी 114, ये आप लोग बोल सकते हैं। अगर नॉर्मल तरीके से आप लोगों से पूछा जाए कि एक इंसान जो है, मतलब अगर जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों के पास में बैठा हूं और कान में फुसफुसा रहा हूं, ठीक है, तो वो वाली जो साउंड है उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है, उसकी इंटेंसिटी होती है लगभग 20 डेसिबल। यानी कि नॉर्मल तरीके से अगर आप लोग बातें कर रहे हैं, उसकी जो इंटेंसिटी है उसके साथ में आप लोग इसको कंपेयर करके देखो ये कितना गुना है। माना यह जाता है कि अगर कोई इंसान जो है वो 85 डेसिबल से ज्यादा नॉइस में अगर कुछ टाइम तक रह ले तो उसके लिए वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, उसके लिए वो इतना बड़ा खतरनाक हो सकता है जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी। उस इंसान को हार्ट अटैक आ सकते हैं, वो पर्टिकुलर जो इंसान है उसको सुनना बंद हो सकता है, वो पर्टिकुलर इंसान जो है उसको नींद न आने की बीमारी हो सकती है, उसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। तो नॉइज जो है वो इतना ज़्यादा खतरनाक होता है, इसलिए आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जो लोग शहरों में रहते हैं अगर वो गांव में चले जाते हैं तो उनको लगता है वाह यार कहाँ आ गए जन्नत में। तो वो वाली फीलिंग आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि पोल्यूशन की प्रॉब्लम, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ये इतने कॉमन है कि इनके बारे में तो आज के दिन में लोग ये मानते हैं यार ये तो रहने वाली हैं, इनके बारे में क्या ही बात करना। उन्हें कहते हैं कि किसी झूठ को इतनी बार बोल दो कि वो सच लगने लगे। तो ये भी ऐसे ही हो गए कि ये पोल्यूशन वगैरह इतनी ज़्यादा बार लोगों ने सुन लिया कि इनको लगता है कि यार ठीक है यार ये तो रहेंगे ही। अगर बात करें, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर जो ये जानवर हैं इनको यही प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिल रही है। वैसे अगर पानी के अंदर में जो खुद की भी पानी की भी वॉइस होती है, पर लेकिन जो खुद की जो नेचुरल चीज़ें होती है ना उसको हील करने का काम करती है, उसको सुधारने का काम करती है। अगर पानी चल रहा है उसकी वॉइस है, वो आप लोग समझ सकते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा समुद्र में देखा छाल जो है उसकी लहरें जो है वो टूट कर आती हैं, तो वो उसको कहीं ना कहीं हील करने का काम करती हैं। वो उनके लिए एक पैटर्न में उनको देखने को मिलती हैं, उसके वो हैबिचुअल रहते हैं, वहाँ पर वो बढ़ते हैं और बड़े होकर चलते हैं। पर लेकिन जब यहाँ पर इस तरीके की घटनाएं घटती हैं वो उनके लिए खतरनाक हो जाती हैं, जब कोई ऐसा एरिया आप लोगों के यहाँ पर सामने निकल कर आता है। तो इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। अंडर वाटर साउंड जो प्रेशर है वो काफ़ी लार्ज स्केल पर यहाँ पर इंडियन ओशन के अंदर में, खासकर इंडियन वाटर के अंदर में, उसकी जो रेंज बोली गई है वो 102 से लेके लगभग 115 तक यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि एवरेज नज़र आता है यहाँ पर, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से इम्पैक्ट डालने वाला है। और अगर इसी के साथ में मैं आप लोगों से बात करूं, ईस्ट कोस्ट के साथ में वेस्ट कोस्ट के साथ में अगर आप लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। वेस्ट कोस्ट पे आप लोगों को ईस्ट कोस्ट के कंपेयर में अगर आप लोग देखेंगे स्लाइटली हायर देन द वेस्ट कोस्ट, यानी कि ईस्ट कोस्ट में ज़्यादा है यहाँ पर ये नॉइस एज कंपेयर टू वेस्ट कोस्ट में, ये भी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी ऑफ शिफ्ट है आप लोग खुद देखो, आप लोग, मुझे तो ये चीज़ें मैंने फील की है जब मैं बेसिकली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा था। मेरा हॉस्टल ऐसी जगह था कि वहाँ से ट्रेन जाया करती थी, ठीक है। तो मतलब स्टार्टिंग में तो मैंने कहा यार यहाँ तो मतलब सोया भी नहीं जाएगा, पर लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसे हैबिचुअल हो जाता है कि ट्रेन आ रही है जा रही है पता भी नहीं चल रहा है, ठीक है। तो वो एक तरीके से जो माइंड है ना उसको अडेप्ट कर लेता है कई बार यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखने को मिला था। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग देखते हैं कि ह्यूमन के नेचर में है ये सारी चीज़ें, अगर इनको आप लोग समझने की कोशिश करोगे। यानी कि कई बार जो चीज़ें रिपीटेडली होती रहती है, इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा हरकतें जो है इंसान अगर कोई करता रहे तो कई बार उसको लोग इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं, उसको सीरियस नहीं लेते। आप लोगों ने शायद एक कहानी सुनी होगी बचपन में, कई बार आप लोगों ने वो कहानी सुनी होगी कि एक गाँव में एक बच्चा रहता था। तो बेसिकली गडरिया था वो चिल्लाया एक बार शाम को कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। सारे गांव वाले जो है लाठी वगैरह लेकर पहुंच गए वहां पर कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। पर लेकिन हुआ क्या, उसने फिर बोला कि मैं तो मजाक कर रहा था, ठीक है। ऐसा ही एक दो बार और हुआ, पर लेकिन एक बार क्या हुआ, सच्ची में भेड़िया आ गया और वो चिल्लाता रहा और कोई नहीं आया और उसको खाकर चला गया, ठीक है।
तो यही सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर कई बार देखने को मिलती है। तो यानी कि जो चीज़ें आप लोग नॉर्मली रेगुलर सुनते रहते हैं ना, उसमें कई बार आप लोग बोलते हैं ये हो गया वो हो गया, मतलब चीज़ें इतनी बोलो ज़िंदगी में जितनी ज़रूरी हैं। सामने वाला अगर कोई है, मतलब घर वालों को बोले, तो आप लोग की बातों में वेटेज होना चाहिए कि इसने कुछ बोला है तो ये करेगा, यानी कि बस बातों पे बातें किए जा रहे हैं और फिर रियलिटी में जो रिजल्ट है वो निकल के नहीं आ रहे हैं। ये तो बोलो मत, जितना बोला है फिर उसको करो। तो ये चीज़ें आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में भी उतारनी पड़ेगी, ताकि आप लोग जो है एक तरीके से आप लोग की बात के अंदर वेटेज लगे, लोगों के हाँ ये बोलता है तो वो करता है। तो जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया कि यहाँ पर इंसानों को कितनी सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं, सेम प्रॉब्लम जो है यहाँ पर जानवरों को भी देखने को मिल रही है। उनके साइकोलॉजिकल फंक्शन पर इंपैक्ट पड़ रहा है, उनकी जो डेथ भी हो जा रही है कई बार इसकी वजह से। यहाँ पर एक तरीके से नहीं, जो यहाँ पर जानवर है उसकी हियरिंग अगर एक तरीके से लॉस हो गया, डैमेज हो गया, वो सुन ही नहीं पा रहा है, तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम भी यहाँ पर फेस करनी पड़ जा रही है। जो ये बातें मैंने अभी आप लोगों को सारी बताई हैं, ये ऐसा नहीं कि अभी हो नहीं रही है। 250 के करीब यहाँ पर ऐसी हरकतें देखने को मिली थी 2016 में तमिलनाडु के बीच पर। 150 के करीब मछलियां यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम में आप लोगों को देखने को मिली थी पूरी यहाँ पर उड़ीसा के बीच पर। और सेम कंडीशन आंध्र प्रदेश में कछुओं की आप लोगों को देखने को मिली थी यहाँ पर 2021 में। यानी कि टाइम टू टाइम ऐसी हरकतें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं यहाँ पर, जब कोई ऐसी सिचुएशन निकल कर आ रही है। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पोर्ट डेवलप किए जा रहे हैं, आप लोग समझ सकते हैं। हम लोग बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट लेकर चल रहे हैं। तो डेवलपमेंट इसीलिए कहते हैं, जब भी कोई निबंध भी लिखने के लिए आता है तो वो आप लोग कहते हैं कि इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट की वो बात करते हैं। यानी कि डेवलपमेंट ऐसा करो कि इन्वायरमेंट के साथ में सिंक्रोनस वे में चले। अगर इन्वायरमेंट को बर्बाद करता हुआ डेवलपमेंट होगा तो फिर दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो इसलिए बैलेंस बनाने की बात हमेशा की जाती है वहां पर भी। क्या इसके ऊपर कभी कोई काम नहीं किया गया है कि यहाँ पर अगर मैरीन लाइफ कोई थ्रेट में है, यहाँ पर कोई पोल्यूशन देखने को मिल रहा है, तो इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है क्या कहीं? ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर काम नहीं हुआ है। आप लोग ऑलरेडी यहाँ पर देख सकते हैं ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन GPA, इसी के साथ में मार्पोल कन्वेंशन 1973, लंदन कन्वेंशन 1972, वो यहाँ पर इसी एरिया से रिलेटेड है। अगर कोई एक्सीडेंट की वजह से कोई प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, कोई भी ऐसी यहाँ पर हरकतें देखने को मिल रही है, फ्रेश वाटर की कोई इस तरीके से यहाँ पर जो मैरीन इन्वायरमेंट है उसके साथ में कोई दिक्कतें देखने को मिल रही है, तो इससे रिलेटेड ऑलरेडी ये कन्वेंशन आप लोग के सामने है। और हमारे देश में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, कोस्टल रेवोल्यूशन जोन है, सेंट्रल फॉर मेरीन लाइव रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी है यहाँ पर, ये है। और एक प्रोग्राम इंटरनेशनल लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं यहाँ पर, ये भी आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये बेसिकली गोयल लिटर के नाम से यहाँ पर आप लोग इसको बोल सकते हैं। ये एक पार्टनरशिप है कि कैसे जो मैरीन पोल्यूशन है उसको हम लोगों को कम करना है। इंटरनेशनल लेवल पर इसके लिए मुहिम चलाई जा रही है, क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में अगर अभी बात नहीं हुई तो ये जीव जंतुओं के लिए खतरनाक सिचुएशन क्रिएट करने वाली है। आप लोग खुद सोचो, अगर कोई जीव जंतु जो ओशन के अंदर में रहते हैं अगर वो बर्बाद होने लगे तो जो क्या आप लोगों को लगता है कि पृथ्वी पर जो इंसान रह रहे हैं वो बच जाएंगे? कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। हेल्दी ओशन, हेल्दी पीपल, ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि हम लोग सारे एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हैं। हमारी और जो बेसिकली ओशन या फिर धरती पर इंसान या फिर जंगल, ये सब एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। इसीलिए ये अभी कॉन्सेप्ट लेकर आए कि वन वर्ल्ड और वन हेल्थ के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी जूनोटिक बीमारी देखने को मिली जो कि जानवरों से इंसानों में लग रही है। तो पहले ये चीज़ें बड़ी रेयरली रहती थी, कभी कभी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही थी। अभी फ्रीक्वेंटली इतनी सारी बीमारी निकल कर आ रही है जिसकी कुछ हद नहीं है। तो उसकी वजह से यहाँ पर जरूरी हो गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि भाई साहब जाग जाओ, उठ जाओ, इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना स्टार्ट करो। खुद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके ऊपर प्रोग्राम चलाने की बात की है और इसमें दुनिया को बुलाया है कि इससे पहले कि कोई दूसरा ऐसा पेंडेमिक आए, अब की बार सबको यहां से मिटा के चला जाए, तो उससे पहले आप लोगों को सुधर जाना चाहिए। पता चला फिर से पृथ्वी पर से जो है इंसान खत्म हो गए, तो इसके लिए मिलकर काम करने की भी मुहिम लगाई जा रही है, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, इसके बारे में कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। जो चीज़ें आप लोगों को बताई वो सारी एक तरीके से, ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों से पूछे जा चुके हैं टाइम टू टाइम, डेसिबल के बारे में, कहाँ कहाँ पर पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें। तो ये इस तरीके से आप लोगों से कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी क्वेश्चन होंगे उसको अटेम्प्ट करते हैं, देखता हूँ कितने अच्छे से आप लोगों ने चीज़ों को सुना है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो बातें आप लोगों को पढ़ाई है उसी से रिलेटेड है, तो पता चलेगा कितने शानदार तरीके से आप लोगों ने डिस्कशन सुना है। वैसे टफ नहीं है, बड़ा ही आसान सा है, देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है पर लेकिन आसान क्वेश्चन है, समझ में आएगा जैसे बताऊंगा। पहली स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि जो हमारे देश में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात की जा रही है, जो वैश्विक महासागर में आज के डेट में जो शोर देखने को मिलता है उसका स्तर जो है वो रेगुलर यानी कि निरंतर जो शिपिंग यानी कि जहाजों का जो मूवमेंट है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नॉइस पोल्यूशन यहाँ पर ओशन यानी कि समुद्र के अंदर में देखने को मिलता है। पहली स्टेटमेंट में ये बोला गया।
दूसरी स्टेटमेंट में यहाँ पर ये बोला गया कि जो वेस्ट कोस्ट है यहाँ पर स्लाइटली हायर है एज कंपेयर टू ईस्ट कोस्ट के। यहाँ पर ये बोला गया 20 डेसिबल यहाँ पर है, इसको यहाँ पर आप लोग 1 माइक्रो पास्कल भी बेसिकली बोल सकते हैं। नेक्स्ट बोला गया यहाँ पर तीसरी स्टेटमेंट में जो फ्रीक्वेंसी है सिपिंग जो यहाँ पर सिप की वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, वो कई बार क्या करती है, वो ओवरलैप कर जाती है जो मैरीन स्पीसीज है यानी कि समुद्र के अंदर में जो जीव जंतु रह रहे हैं उनके साथ में, जिसकी वजह से वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं कई बार और अपना रास्ता भी भटक जाते हैं। और इसी को आप लोग क्या कहते हैं, मास्किंग बोलते हैं बेसिकली इसको। तो ये शब्द भी आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 2 2 3 1 3 या फिर ऑल ऑफ द अबोव, ए बी सी या फिर डी? आंसर क्या है आप लोग को ये बताना है। अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर सेफगार्ड मेरीन इकोसिस्टम के बारे में बात की थी, कौन कौन से इनिशिएटिव है। तो ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन जीपीए, मार्पोल कन्वेंशन 1973, लंदन कन्वेंशन 1972। तो इनकरेक्टली कौन सा मैच है ये आप लोग को बताना है, ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ऑल 3 पेयर या फिर नन ऑफ द अबोव पेयर। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताइए। दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, वीडियो को पॉज कर फिर मैं आप लोगों को बताता हूं दोनों के आंसर। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर मैंने बड़ी ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया था कि ईस्ट पर ज्यादा है वेस्ट पर कम है, ठीक है, इसका अपोजिट लिख दिया गया यहाँ पर। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई, ये दोनों करेक्ट है, आंसर आप लोगों का सी हो गया। अभी जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाया है, यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि ओवरलैप कर जाती है फ्रीक्वेंसी यहाँ पर और इसकी वजह से कई बार अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाते हैं, एक दूसरे के साथ में संपर्क भी नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी इनको प्रॉब्लम झेलने को मिल जाती है यहाँ पर मछलियों को। तो ये दिक्कतें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये दिक्कतें निकल कर आती हैं और इसको यहाँ पर मास्किंग कहते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ द शिप अंडर वाटर जो सेल्फ नॉइस है, उसी के साथ में जो यहाँ पर जो भी यहाँ पर मशीन वगैरह है जो वाइब्रेट करती है तो ओवरलैप कर जाती है मैरीन स्पीसीज के साथ में जो कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी है, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको यहाँ पर आप लोग क्या बोलते हो, इसको मास्किंग बोला जाता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी इन द लो फ्रीक्वेंसी रेंज जो लेस देन 500 हर्ट्ज है, तो इसमें यहां पर ये इशू ज्यादातर देखने को मिलता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है, कि ये मास्किंग क्या है बेसिकली। तो ये जो पिक्चर मैंने आप लोगों को बताई थी यहाँ पर, ये मास्किंग यहाँ पर देखने को मिलती है जब ये ओवरलैप करते हैं और इनकी दिक्कतें यहाँ पर निकल कर आती है। तो एक कॉन्सेप्ट भी आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी ये जो है इनकरेक्ट पूछा गया तो याद रखिएगा, इनको करेक्ट मैच कर लेना। ये सारी की सारी स्टेटमेंट आप लोगों के सामने, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दो यहां पर अपोजिट कर दी गई हैं जिसकी वजह से यहां पर दो इनकरेक्ट हो गई, तो आंसर क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहां पर देखते हैं, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग सीरियस कैंडिडेट हैं और आंसर राइटिंग पे अगर आप लोग रेगुलर करते हैं तो यहां पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी रहता है पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। तो बोला गया कि एग्जामाइन करना है द इशू जो ऑफ द मेरीन पोल्यूशन विद द स्पेशल जो फोकस है ऑन द प्लास्टिक। एक तो ये भी क्वेश्चन अलग हो सकता है कि प्लास्टिक पोल्यूशन जो है ओशन में, उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। दूसरा क्वेश्चन यहां से निकल के आ सकता है कि मेरीन पोल्यूशन इज सेड टू बी द अफेक्टिंग नॉट ओनली मेरीन लाइफ बट लाइफ ऑफ ह्यूमन एज वेल, यानी कि इंसानों को भी वो इंपैक्ट कर रहे हैं, ना कि आप लोगों को बोले कि जानवरों को ही इंपैक्ट कर रहे हैं। तो इसको क्रिटिकली एनालाइज करना है। तो दो क्वेश्चन अलग अलग आप लोग बोल सकते हैं, या फिर अगर ढंग से लिखना चाहे प्लास्टिक के बारे में भी तो आप लोग यहां पर मेंशन कर सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। एक एक पॉइंट जो है वो माइंड में क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। तो कैसा लगा टॉपिक जरूर बताना, कोई डाउट तो नहीं है ये भी बताना, अगर डाउट है तो पूछ लेना, क्योंकि साथ में डाउट लेकर नहीं है जाना, ठीक है। यहां पर आ गए हो तो डाउट छोड़कर जाना। फीडबैक जरूर देना, जैसा भी लगा लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग गांव से रहते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, तो ये चीज़ आप लोग और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे कि गांव में जिस भी घर में आप लोग जाएंगे वहाँ पर आप लोग कोई ना कोई जानवर देखने को मिलेगा, गाय, भैंस, बैल या फिर झोटा सांड जिसको आप लोग नॉर्मली बोलते हैं। तो ये एक तरीके से किसानों की लाइफ का पार्ट है। इनके बिना किसान जो है एक तरीके से अधूरे हैं, और कई सारे किसान तो बिल्कुल ऐसे हैं कि इनको अपनी फैमिली का भी पार्ट मानते हैं, इस तरीके से जानवरों को रखते हैं। पर लेकिन कई बार यहाँ पर जो जानवर हैं उनमें कई सारी बीमारियां देखने को मिलती है, वो भी एक दिक्कत निकल कर आती है। पर लेकिन यहाँ पर आज बीमारी के बारे में बात नहीं करेंगे, ये पीआईबी के द्वारा एक इन्फॉर्मेशन दी गई बड़ी ही इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आप लोगों से बात करूँगा। ये पर्टिकुलर जो आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 2 में जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है उसके साथ में कनेक्ट कर आप लोग इस आर्टिकल को देख सकते हैं। अभी हुआ क्या, एक रिसेंटली एक सेरेमनी देखने को मिली जिसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनिमल ब्रीड है, यानी कि जो जीव जंतु हैं उनकी जो नस्ल है उसके बारे में, उसके सर्टिफिकेशन के बारे में यहाँ पर ये पर्टिकुलर एक सेरेमनी देखने को मिली। और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो सेरेमनी है ये कंडक्ट कराई गई। तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रही, यहाँ पर इसके बारे में बहुत सारी बातें की गई
क्योंकि आज की डेट में हम लोग जानवरों को अपने से अलग कर कर नहीं देख सकते, वो हमारी लाइफ का पार्ट है, उसी तरीके से हम लोग उनको अंडरस्टैंड करके समझ के आगे बढ़ रहे हैं आज के टाइम पे। तो इसीलिए इस तरीके की समिट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है, अगर एनिमल के बारे में आप लोग बात करें, वो एग्रीकल्चर का एक इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि एनिमल जो है उसको आप लोग अलग करके नहीं देख सकते एग्रीकल्चर के साथ में। और हमारा देश जो है, जो कि एक रिच लाइव जो बायोडाइवर्सिटी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी लाइव स्टॉक की, हमारे देश में सबसे ज़्यादा है। इसी के साथ में इसका इकोनॉमी के अंदर में जो कंट्रीब्यूशन है उसको भी कोई डिनाई नहीं कर सकता है यहाँ पर। और ये जो बढ़ रहा है अभी यहाँ पर, ये हर साल के हिसाब से अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर 7.9% के हिसाब से यहाँ पर 2014-15 से 2021 तक का कांस्टेंट यहाँ पर आप लोगों को चीज़ें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आई। इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमारे फूड सिस्टम का भी पार्ट है, बिना इसके आप लोग फूड सिस्टम को एक तरीके से सोच भी नहीं सकते। जैसे दूध हो गया, घी हो गया, छाछ हो गई, मक्खन वगैरह, आइसक्रीम वगैरह जो बनाई जा रही हैं आज के डेट में, ये जितनी भी मिठाइयाँ वगैरह आप लोग इस्तेमाल करते हैं आज के डेट में, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसी के साथ में कनेक्टेड है। इसी के साथ में जो रूरल एरिया है, गाँव वाला एरिया है, वहाँ पर एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का काम करता है। गांव वाले एरिया में तो आप लोग बोल सकते हैं कि रोजगार जो है वो इन्हीं से होता है, अपना दूध वगैरह बेच के काम चला लिया, या फिर कई सारे लोग ऐसे भी करते हैं, जैसे नहीं, भैंस पाल ली और भैंस पाल ली, फिर उसके बाद में उसके जो बच्चे हुए फिर उसको बेचा, इस तरीके से एक व्यापार करते हैं। और आज के डेट में भैंस का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि आज के डेट में देख सकते हैं जो भैंस है वो 1-1 लाख तक की आराम से मिल रही हैं, अगर आप लोगों ने ये चीज़ें नोटिस की है। क्योंकि जब भी मैं घर पे बात करता हूँ तो नॉर्मली बात होती रहती है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले पापा जी बोले थे कि भैंस लेके आनी है, पुरानी भैंस जो है वो दूध नहीं दे रही है अभी, ठीक है। तो जैसे उसको चेंज करने की बात आती है तो मतलब आराम से 1 लाख की एयर फेयर में जो है पड़ जाती है। एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि मतलब 30-40 हज़ार रुपये की बेसिकली भैंस आराम से मिल जाया करती थी। पर लेकिन फिलहाल के टाइम पर लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं आप लोग देखते हैं कि पैटर्न में चेंज होता हुआ आ रहा है। गाय भैंस रखना ये बहुत ही मेहनत का काम होता है। मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, जैसे हमारी मम्मी वगैरह हैं वो तो फिर भी यहाँ पर गाय भैंस रख ले रही हैं और हम लोग को गाय भैंस का बेसिकली प्योर दूध घी जो है खाने को मिल जा रहा है। जो हमारे वाली जनरेशन है ना, वो इस चीज़ को जो है काफ़ी हद तक एक तरीके से नहीं फॉलो करने वाली है, जैसे आप लोग देख रहे हैं। और जो हमसे नेक्स्ट वाली जनरेशन है उनके लिए तो ये कहानियों में उनको सुनने को मिला करेगा, अच्छा घर में ऐसे गाय भैंस हुआ करती थी। आने वाली जनरेशन का देखना क्या हाल होने वाला है अभी यहाँ पर। तो ये ऐसा नहीं कि गलतियां हैं उनकी, ऐसा नहीं कि कोई गलती है किसी चीज़ से, कुछ इकोनॉमी ही इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रही है, इस तरीके से चेंज हो रही है कि एक तो फैमिली जो है वो न्यूक्लियर फैमिली होते जा रही है, दूसरा गांव में रहना ये एक तरीके से जिस तरीके फैसिलिटी और अपॉर्चुनिटी शहर में है उसके कंपेयर में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नजर आता है। लोग जो है आज के डेट में बच्चा पैदा हुआ नहीं उसको सोचते हैं कि शहर में किसी इंग्लिश मीडियम में जो है वो बच्चे का एडमिशन होना चाहिए। तो आज की डेट में जो टेंडेंसी है, बोलते तो है कि हिंदी बोलो हिंदी बोलो, पर लेकिन अगर आप लोगों से बोलो कि आप लोग कल को सेलेक्टेड होकर यूपीएससी में चले जाओगे, क्या आप लोग अपने बच्चों को किसी हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ाओगे? तो कहने के लिए हाँ भले ही कर दे कोई, पर लेकिन मानता नहीं कि मैं कोई जल्दी से इसके लिए एक्सेप्ट भी करेगा इस चीज़ को। यानी कि हर एक इंसान को जो है आज के डेट में इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है, पर लेकिन अगर बात करें तो सरकारी जॉब चाहिए, यानी सरकारी स्कूल में पढ़ना नहीं है पर सरकारी जॉब चाहिए। तो ये कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है और ये गलती नहीं है किसी की, ये ऐसा आप लोगों को समाज का ताना बाना यहाँ पर देखने को मिलता है। जब तक किसी चीज़ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते तब तक ऐसा पैटर्न आप लोगों को चलता हुआ नजर आता है। तो गांव में जो एम्प्लॉयमेंट का काम कर रहा है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, रूरल इकोनॉमी का ये काफ़ी बड़ा पार्ट आप लोगों को यहाँ पर नजर आता है एक तरीके से। और यही फिर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा नेशनल लेवल पर इसका कंट्रीब्यूशन निकल कर आता है। खासकर अगर बात करें एम्प्लॉयमेंट के बारे में तो बोलता है कि 80 मिलियन के करीब जो एम्प्लॉयमेंट है वो फार्मर एक तरीके से डेयरी सेक्टर जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर प्रोवाइड कराता है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। आप लोग खुद सोचा आज के डेट में मदर डेयरी के थ्रू कितने सारे लोग हैं, जो जितनी भी सारी मतलब डेयरी है, मदर डेयरी हो गया, अमूल हो गया, आनंदा हो गया, इतने सारे मिल्क के ब्रांड है, इतनी सारी चीज़ें यहाँ से बन रही है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में कितने सारे लोग जो हैं इस पर्टिकुलर काम धंधे के साथ में कनेक्टेड है, तो यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो जब मैं जानवरों के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये बस जानवरों की बात नहीं रह गई है, ये यहाँ पर उसके कनेक्टेड जो लोग हैं उसकी भी बात यहाँ पर हो जाती है। तो जानवरों के बारे में एक एनालिसिस किया जा रहा है, उनके रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो इंडिजिनस लाइव स्टॉक स्पीसीज के बारे में बात की जा रही है, मतलब जो स्वदेशी पशुधन प्रजाति, आप लोग इसको हिंदी में बोल सकते हैं। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा अभी यहाँ पर एक बात बोली गई कि 10 नई ब्रीड जो है वो लाइव स्टॉक स्पीसीज में रजिस्टर की गई हैं, मतलब नई स्पीसीज यहाँ पर हमारे द्वारा बनाई गई है। हमारे देश के जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि अच्छे लेवल पर
इन चीज़ों की स्टडी करते हैं। और फिर कई सारे आप लोगों ने सुना होगा कि मिक्स ब्रीड भी यहाँ पर देश के अंदर में देखने को मिलती है, जैसे कैटल, बफेलो, गोट और पिग, ये प्रजातियां आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिलती हैं इसके अंदर में। जैसे अगर बात करूं तो यहाँ पर यह कथनी कैटल, कथनी कैटल जो है महाराष्ट्र के अंदर में, इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है सांचोरी, सांचोरी कैटल, ये राजस्थान के अंदर में, ये मैच करने के लिए भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। मासिलुम कैटल आप लोगों को देखने को मिलेगा मेघालय के अंदर में। तो तीन तो कैटल की नई जो जातियां यहाँ पर, इनके ब्रीड जो है वो ऐड की गई है देश के अंदर में। बुफेलो के बारे में जब बात करूं तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये है बेसिकली पूर्णथाड़ी, पूर्णथाड़ी बुफेलो, यानी कि भैंस, ये महाराष्ट्र के अंदर में। इसके बारे में तो मैं कुछ एक्स्ट्रा भी बातें आप लोगों को बताऊंगा। इसके साथ में फिर गोट यानी कि बकरी के बारे में हम लोग देखेंगे। दो है यहाँ पर। इसे गोट के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो कौन सी गोट है यहाँ पर, इसके बारे में मेंशन किया गया है, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये गोट है जिसका नाम है सोजत गोट, सोजत बकरी बोल सकते हैं बेसिकली। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी कारोली गोट, यानी कि कारोली बकरी। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी गुजरी गोट, गुजरी बकरी, ठीक है। पिग के बारे में बात करें तो आप लोगों को बांदा पिग देखने को मिलेगा, जो कि झारखंड के अंदर में, मणिपुरी ब्लैक पिग, जो कि मणिपुर के अंदर में नाम से निकल कर आ रहा है। इसी के साथ में बात की जा रही है वाक, वाक, वाक चिबिल पिग, वाक चिबिल पिग बोलेंगे बेसिकली इसको, ठीक है, या चेम्बली बोलेंगे बेसिकली, ठीक है। तो ये मेघालय के अंदर में, तो ये मैच करने के लिए भी आ जाता है। तो ये दो काफी इंपॉर्टेंट है जो रिसेंटली अभी न्यूज में था, इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। एक तो है गुजारी, ठीक है, ये गोट है जो कि मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस की, और दूसरा है यहाँ पर बफेलो, बफेलो का नाम था यहाँ पर पूर्णथाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो बफेलो है, ये नॉर्मली काली भैंस आप लोगों ने देखी है, ठीक है, पर लेकिन ये नई ब्रीड अभी बनाई गई 2022 में। इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया था लास्ट ईयर भी। ये नई जो ब्रीड है, ये जो आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये आप लोगों को थोड़ी सी व्हाइटिश कलर में यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो काले नहीं, काला बक्सर भैंस बराबर, कुछ ऐसी बातें बोलते थे, तो वो अभी मुहावरा चेंज होने वाला है, ठीक है। तो भूरा अक्सर भैंस बराबर होने वाला है। तो ये नई जो प्रजाति अभी निकल कर आ रही है, ये हमारे देश में बेसिकली महाराष्ट्र के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगी, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आज की डेट में ये आप लोगों को यहाँ पर नजर आ जाती है। तो लगभग 3 किलो पर डे के हिसाब से यहाँ पर दूध देती है, आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं। ऐसे ही बकरी के बारे में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, कहाँ कहाँ पर पाई जा रही है, राजस्थान में, उसके बारे में बताया गया। कितना एवरेज वेट है इसका, एवरेज मिल्क कितना है, तो जितना ये दे रही है लगभग 3, इसका आधा लगभग दे रही है 1.6 kg, ठीक है। एवरेज अगर यहाँ पर एक तरीके से लैक्टेटिंग के बारे में बात करें, कितना एवरेज यहाँ पर होता है, और रजिस्ट्रेशन इसका भी 2022 में किया गया। तो ये नई जो प्रजातियां ब्रीड जो हैं वो हमारे देश में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर जो है रिसर्च के द्वारा स्टडी कर इनको ऐड किया गया है। तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। पर लेकिन कई बार क्या होता है, हम चीज़ें बोलते तो हैं यार ये सही है, ये ऐसा हो रहा है, वो सही, ये ऐसा हो रहा है, पर लेकिन उसमें कई सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देखो, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी कि लाइव स्टॉक है तो ऊपर, लेकिन हम लोग ना तो उसको ढंग से काउंट कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम इनफॉर्मल तरीके से हम लोग उसको देखते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर पूरा ही इनफॉर्मल तरीके से चलता है। किसके खेत में कितनी पैदावार आ रही है एक अंदाजा लगाया जाता है, एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन थोड़ी ना उसके बारे में कहीं पर। ये तो वो है कि गाँव में पटवारी वगैरह होते हैं, एक तरीके से वो थोड़ा सा एक तरह डेटा इकट्ठा करते हैं, फिर उसको आगे चलकर हम लोग प्रस्तुत कर देते हैं नेक्स्ट लेवल पर आकर, फिर चलता रहता है ऐसे ही, एक एवरेज निकाल लेता है कि देश में कितनी पैदावार हुई होगी। तो ये एक सारे अंदाजे से चीजें चलती हैं, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली एक एक दाना गिन रहे जाकर कि कहाँ कहाँ पर कितनी पैदावार हुई है। इसी के साथ में जैसे अभी जो गाय हैं उनसे रिलेटेड जो बीमारी आप लोगों ने देखने को मिली, भाई साहब कितनी खतरनाक बीमारी थी, नाम याद आ रहा है किसी को? देखता हूँ कौन नाम बताता है, नाम बताइए। उस बीमारी को मैंने बहुत ही कई बार पढ़ाया आप लोगों को। वो एक ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से गाय को हो गई तो गाय का बचना बिल्कुल मुश्किल हो गया था, और सबसे खतरनाक चीज़ ये थी कि उसकी कोई दवाई भी हाथ नहीं लग रही थी। तो बहुत सारी ऐसी बीमारी थी जिनको कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। इवन हमारी जो गाय थी, मैंने बोला था ताऊ जी के यहाँ पे गाय थी, बच गई जैसे तैसे करके, बहुत ही जद्दोजहद करनी पड़ी। वो घर के अंदर है, और कोई घर के अंदर ऐसा नहीं कि कोई बाहर से जानवर आया घर के अंदर मिलकर चला गया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल चारों तरफ को दीवार है, बिल्कुल घर में गाय है, उसको बीमारी लग गई। अब देख लो किस तरह की कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही थी। इसी के साथ में कई बार सर्विस नहीं मिलती है, गांव में भी कई बार अच्छे डॉक्टर नहीं मिलते हैं, डॉक्टर मिल जाए तो दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, और टाइम से नहीं मिलती हैं चीज़ें, तो ये बहुत बड़ी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से जरूरी है बहुत सारी ऐसी सर्विसेज जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं जब यहाँ पर नहीं मिलती हैं। कई बार कई सारे जानवरों की जान चली जाती है। आप लोगों को याद होगा मैंने पिक्चर शेयर की थी कि एक भैंस की जान चली गई थी घर में, उसके अंदर बच्चा भी था बेसिकली, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। तो जब वो भैंस मर गई तो लगभग 15-20 मिनट तक बच्चे का दिल धड़कता रहा, ठीक है। तो ये मैंने उसके ऊपर हाथ रख के देखा था जब मैंने आप लोगों को वो स्टोरी भी बताई थी। तो ये सिचुएशन देखने को मिल रही है क्योंकि उस टाइम पर पूरी जद्दोजहद कर ली यार, कोई डॉक्टर नहीं मिला उस टाइम पर ढंग का, बाहर पास से जो डिस्ट्रिक्ट से भी डॉक्टर बुलाए गए पर लेकिन काम ही नहीं कर पाई चीज़ें। तो बहुत सारी ऐसी इश्यूज है, तो सर्विसेज की बहुत तकड़े वाली कमी देखने को मिलती है यहाँ पर।
तो गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम है, जैसे एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, इसी के साथ में नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है, इसी के साथ में लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल आप लोगों को देखने को मिलेगा, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये बीमारियां कई बार यहाँ पर निकल कर आती है, इनसे रिलेटेड यहाँ पर इनिशिएटिव तो है, पर लेकिन इन रियलिटी में कितना हम लोग ढंग से उनको लेकर चल रहे हैं वो हम लोग को देखने को मिलेगा। नहीं, खुरपका मुंहपका बीमारी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ये सारी चीजें हैं। जैसे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में जब इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करें तो 3% यहाँ पर ये सबवेंशन इनके छूट देते हैं इंटरेस्ट में, ऐसा नहीं कि ये काम नहीं कर रहे हैं। ये मिशन है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, ये 21 से लेके 25 तक का है कि कौन कौन इसमें एंटरप्रेन्योर के तरीके से आ सकता है, ब्रीडिंग को कैसे इंप्रूव करना है, खासकर दूध दें और उसी के साथ चीज़ें अच्छी डेवलपमेंट होती चले। तो ये एक ब्रीडिंग का ही तो काम है। इस तरीके से यहाँ पर जो है नई लेवल की चीज़ें यहाँ पर देखने को आप लोगों को मिल रही है। तो काम किए जा रहे हैं, पर लेकिन वही है कि काम ऐसा हो कि रिजल्ट ढंग से दिखे तो अच्छी बात है। तो नई जो 10 स्पीसीज जो यहाँ पर ऐड की गई है, जो 10 ब्रीड, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा तरीका है, खासकर ऐसे टाइम पर जब यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़े यहाँ पर जानवरों को, तो उसके अंदर कोई ना कोई डेवलपमेंट होता रहना चाहिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया यूपीएससी के द्वारा और कंफ्यूज करेगा आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आप लोग जानते भी होंगे तो भी आंसर नहीं दे पाएंगे। मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में बोला गया है। बोला गया क्या है इसका मतलब, मिक्स्ड फार्मिंग, मिश्रित खेती क्या है? कल्टीवेशन ऑफ द बोथ कैश एंड द फूड क्रॉप, यानी कि जो नगदी और खाद्य दोनों जो फसल हैं उनका यहाँ पर उत्पाद करना। दूसरा बोला गया यहाँ पर कि एक तरीके से कल्टीवेशन 2 और मोर क्रॉप इन द सेम फील्ड, यानी कि एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक जो है बेसिकली क्रॉप यानी कि फसल उगाना। रेयरिंग ऑफ द एनिमल एंड द कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप टुगेदर, इन दोनों को साथ में लेकर चलना, ये है यहाँ पर। और नन ऑफ द अबोव, सही आंसर क्या है? A, B, C, F, D। तो आप लोग इसको कंफ्यूज मत करना। मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में बात की जा रही है, आप लोग इसको मिक्स्ड क्रॉप के बारे में बेसिकली कंफ्यूज मत करना। मिक्स्ड क्रॉप यानी कि गेहूं लगा रखे हैं खेतों में, उसमें सरसों भी डाल दी, तो वो मिक्स्ड क्रॉप हो गया। मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब क्या होता है? जब एनिमल और जो बेसिकली जो कल्टीवेशन की जा रही है क्रॉप की, वो यहाँ पर आप लोगों को यानी कि साथ साथ यहाँ पर देखने को मिले। रेयरिंग भी हो जाए उसमें, एनिमल अपना वो नहीं, एनिमल एक तरीके भेड़ बकरियां उसमें खाना अपना खा रही हैं, ये नहीं कहते कि भेड़ बकरियां उनमें बेसिकली अपना रियरिंग कर रही हैं, तो उनको जाकर वहां पर एक तरीके से अपना खाना ले रही हैं, तो वो वाली चीज़ें हैं यहाँ पर। तो दोनों चीज़ें साथ में यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और ये ऐसा नहीं कि ये पैटर्न इंडिया में देखने को मिलता है, ये इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, चाइना, सेंट्रल ये यूरोप, इसमें भी आप लोगों को यहाँ पर ये पैटर्न देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं हमारे ही देश में ये। तो मिक्स्ड फार्मिंग एक काफ़ी फेमस पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर नजर आता है, खासकर ऐसे जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर। स्टेटस ऑफ इंडियाज लाइव स्टॉक सेक्टर के बारे में बात की जा रही है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। प्रोवाइड करता है एक स्टडी जो यहाँ पर स्टडी और स्ट्रीम ऑफ द फूड एंड रेवेन्यू फॉर द हाउस होल्ड, पहली स्टेटमेंट में ये बोला गया। दूसरा बोला गया कि इंप्लॉयमेंट गांव वाले एरिया में ये काफ़ी अच्छे लेवल पर प्रोवाइड कराते हैं। और सिंगल लार्जेस्ट एग्री जो कम्युनिटी है इन इंडिया, और ये कंट्रीब्यूट करता है 5% टू द नेशनल जो इकोनॉमी, और इंप्लॉयमेंट 80 मिलियन डेयरी जो फार्मर डायरेक्टली। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। सारी की सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। डी जो अभी आप लोगों को यहाँ पर बताई है, कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, बिल्कुल एक एक पॉइंट जो है माइंड में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो है बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। ये एरिया इतना इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा यूपीएससी ने 2015 में। बात की जा रही है लाइव स्टॉक रियरिंग हैज ए बिग पोटेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट एंड द इनकम इन द रूरल एरिया। तो डिस्कस करना है सजेशन सुटेबल मेजर क्या है इसको प्रमोट करने के लिए, ताकि एक तरीके से जो गांव वाले सेक्टर में भी एक अच्छी इकोनॉमी हम लोग डेवलप करके एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकें। तो एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, यूपीएससी के द्वारा डायरेक्ट पूछ लिया। तो एनिमल जो है एक तरीके से वो पार्ट है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं इस पर्टिकुलर न्यूज से भी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और अगर आप लोग गांव वाले एरिया से आते हैं और आप लोग आगे चलते हैं बेसिकली इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, तो ये आप लोगों के लिए तो इंटरव्यू के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन निकल कर आ सकता है। खासकर एग्रीकल्चर से रिलेटेड या कोई से भी ऐसा एरिया होता है तो उसके साथ में आप लोग कनेक्ट जरूर करिएगा। अगर आप लोग बोलते हैं इंटरव्यू में कि मैं एक फार्मर यानी कि एक ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ खेती बाड़ी की जाती है, तो ये बड़ा ही नॉर्मल से क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ से बन जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा आप लोग और अच्छे से बेसिकली ध्यान रखिएगा। ओके, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर कंफ्यूजन हो तो उसको दूर करना है। दोस्तों पोल्यूशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, चाहे वो किसी भी लेवल का ना हो। इवन इंसान के माइंड में भी अगर पोल्यूशन आ जाए तो वो इफेक्ट उसकी एफिशिएंसी जो है वो डाउन होती हुई नजर आएगी। इसलिए कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन नहीं रखने हैं माइंड में, एक साइड में देखकर आप लोगों को चलना है। इसीलिए अक्सर आप लोगों ने देखा होगा घोड़े के आंखों पर मतलब कान के पास में दोनों जगह वो लगा दिया जाता है, कहे ना एक तरीके से कुछ एक गत्ता टाइप का, ताकि वो सीधा देखता रहे। ठीक है, ताकि गोल पर आप लोगों का फोकस रहे।
अभी यहाँ पर जो आप लोगों की बात कर रहा हूँ पोल्यूशन के बारे में, तो यहाँ पर जो एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर 2232 करोड़ रुपए का फाइन लगा दिया। क्यों? क्योंकि सॉलिड और लिक्विड जो वेस्ट है ये उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके चलते जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन हैं AK गोयल साहब, उनके द्वारा यहाँ पर ये डिसीजन दिया गया है। तो याद रखिएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन हैं AK गोयल साहब। अभी यहाँ पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है। हिंदी में इसको राष्ट्रीय हरित अधिकरण के नाम से आप लोग जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है वो यहाँ पर यह है, कई सारे बच्चे पूछते हैं जब भी मैं किसी ट्रिब्यूनल के बारे में पढ़ाता हूँ कि सर ट्रिब्यूनल और कोर्ट में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, कोर्ट जो होता है ना वो एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू चलता है। हमारी कंट्री में जो भी सारी चीज़ें है पैटर्न है उनको फॉलो करता हुआ यहाँ पर एक पैटर्न में कोर्ट जो है वो आप लोगों को चलता हुआ यहाँ पर नजर आता है। पर लेकिन जो ट्रिब्यूनल है वो ट्रिब्यूनल कोर्ट की प्रक्रिया तो पैटर्न तो फॉलो करता है, पर लेकिन कोर्ट की प्रक्रिया फॉलो नहीं करता है। जो एक रिजिड प्रक्रिया होती है वो फॉलो नहीं करता है। मतलब कि कोर्ट जो है वो पूरा एक लीगल प्रोसीजर फॉलो करेंगे और ये नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हुए आप लोगों यहाँ पर नजर आएंगे। ट्रिब्यूनल के बारे में क्वेश्चन अक्सर आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है 2010 में ये बनाया गया था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए और नेचुरल रिसोर्सेज को ध्यान में रखकर काम किया जा सके। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो अपनी पावर कहाँ से लेता है। तो संविधान के अंदर में जो पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट बेसिकली, उसमें आर्टिकल 21 जो है, क्योंकि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। तो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी इंसान को अगर राइट टू लाइफ चाहिए तो अच्छा इन्वायरमेंट भी चाहिए। अच्छा इन्वायरमेंट नहीं रहेगा तो राइट टू लाइफ कहाँ रह जाएगी। तो इसलिए आर्टिकल 21 पावर देता है यहाँ पर जो पर्टिकुलर एनजीटी को, ताकि लोगों के लिए ढंग से हम लोग काम कर सकें। और इतनी फास्ट तरीके से हमने इसको एस्टेब्लिश किया गया कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद में तीसरा देश हमारा बन गया जिसने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अब एक तरीके से एक आप लोग बोल सकते हैं बनाया अपने देश में। ऐसा नहीं कि ये पर्टिकुलर एक एरिया में काम करता है, 7 ऐसे कानून हैं जहां से ये अपनी बेसिकली स्पेशलाइजेशन एक लेता है, रोल लेता है उनको इम्प्लीमेंट करने का। वोटर एक्ट है 1974 का, द वोटर सेस एक्ट है 1977 का, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का, एयर एक्ट है 1981 का, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, पब्लिक लाइबिलिटीज इंश्योरेंस एक्ट है 1991 का। इसके ऊपर स्टार लगा लेना, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है 2002 का। तो यहाँ पर ये 7 ऐसे कानून हैं जिससे एनजीटी अपनी पावर लेता है और फिर वो काम करता है। अभी एक स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया, इनको मैच करने के लिए आ गया डायरेक्ट, ये ईयर मैच करा लिया आप लोगों से, तो ऐसे भी क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं, ठीक है। ये 6 महीने के अंदर अगर बात करें तो एनजीटी जो है वो बेसिकली एक तरीके 6 महीने के अंदर अंदर केस को जो है वो निपटाने का काम करता है। इसकी जो मेन ब्रांच है वो तो दिल्ली में है, प्रिंसिपल ऑफिस, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई, ये इसके अलग अलग ऑफिस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बाकी अगर बात करें इसके अंदर में एटलीस्ट 10 मेंबर बट नॉट मोर देन 20 जुडिशियल मेंबर आप लोगों को यहाँ पर टोटल मिलाकर 10 या फिर इससे ज़्यादा 20 से ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है, बट नोट मोर देन 20 जो है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यानी कि यहाँ पर एटलीस्ट 10 मेंबर नोट मोर देन 20 जुडिशियल मेंबर और एटलीस्ट 10 बट नोट मोर देन 20 यहाँ पर एक्सपर्ट मेंबर। तो एक लिमिटेशन डिसाइड यहाँ पर की गई है। ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन है वो बाइंडिंग है। एक ट्रिब्यूनल जो है जो भी यहाँ पर बात करता है अपना डिसीजन जो है उसको, ट्रिब्यूनल को पावर है कि रिव्यू कर सकता है कि पहले जो डिसीजन दिया उसमें गड़बड़ हो गई क्या, चलो रिव्यू कर लेते हैं, गलती सबसे होती है। पर लेकिन अगर डिसीजन जो है यहाँ पर इसका फिर भी दिक्कत होती है तो चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। हाई कोर्ट के अंदर में इसको चैलेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में डायरेक्ट जा सकते हैं। और आर्टिकल 19 बोल रहा हूँ, 90 डेज के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर एक केस लेकर जाना है। अगर उससे लेट हो गया तो यहाँ पर फिर ये केस उसमें सुनवाई नहीं करेंगे, ऐसे आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। अभी पोल्यूटर पे प्रिंसिपल क्या है ये भी आप लोगों को बताता हूं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अभी यहां पर जो दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर यहां पर ये इंपोज किया फाइन, इसमें पोल्यूटर पे प्रिंसिपल की बात की जा रही है, यानी कि जिसने गंदगी फैलाई है वही साफ करेगा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। कहां से निकल कर आता है तो ये आप लोगों को मैं समझाऊंगा, ये पर्टिकुलर लास्ट वाला जो पैराग्राफ है इससे। तो यहाँ पर अगर बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ जो कि आप लोग समझ पाएंगे। फर्स्ट रेफरेंस कहाँ से मिलता है पोल्यूटर पे प्रिंसिपल का, तो वो मिलता है यहाँ पर, ये बेसिकली 1972 में OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट
कि जो बेसिकली गाइडलाइन प्रिंसिपल कंसर्निंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट पॉलिसीज जो एक तरीके से इसी के साथ में रियो अर्थ समिट 1992, यहां से पोल्यूटर पे प्रिंसिपल का जो कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि जिसने पोल्यूशन फैलाया है वही उसको खत्म करेगा, साफ करेगा। तो यहां पर प्रिंसिपल जो है वो यहां पर उसके हिसाब से जो कहीं ना कहीं जो पोल्यूशन फैलाया जाता है वो ह्यूमन की हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यहाँ पर सरकार के ऊपर इसी को लेकर यहाँ पर जो है बेसिकली ये फाइन लगाया है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने डायरेक्ट किया दिल्ली गवर्नमेंट को कि पे करे यहाँ पर 2232 करोड़ रुपए फाइन फॉर द इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द सॉलिड और लिक्विड वेस्ट। तो ये यहाँ पर आप लोगों के सामने न्यूज़ है। तो क्वेश्चन तो बेसिकली टॉपिक तो ये हो गया छोटा सा पर, लेकिन आप लोगों को पोल्यूटर पे प्रिंसिपल का पता चल गया और साथ में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में भी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सारी बता दी। और यहाँ से ऑलरेडी कई क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, माइंड में क्लैरिटी रखनी है। ओके दोस्तों, यहाँ पर बात की जा रही है मेरीन स्पेशल प्लानिंग के बारे में। तो खासकर अगर यहाँ पर बात करें तो देश के अंदर कोई पहली ऐसी कोई चीज़ लॉन्च की जाए तो उसके बारे में क्वेश्चन तो बनता है, और पुद्दुचेरी में यहाँ पर ये चीज़ अभी देखने को मिली। जीएस पेपर 3 में जो इन्वायरमेंट वाला सेक्शन है उसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। पुद्दुचेरी के द्वारा अभी लॉन्च की गई कंट्री की फर्स्ट मेरीन स्पेशल जो प्लानिंग है यहाँ पर, ये बेसिकली जो तटीय एरिया है यानी कि जो तट है हमारे देश के अंदर में, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो जो हमारा कोस्टल एरिया है तो उसमें टोटल मिलाकर 9 राज्य हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला। 4-5 तो ये हो गए, 5 छठा ये बेसिकली यहाँ पर तमिलनाडु, 7वां आंध्र प्रदेश, 8वां उड़ीसा, 9वां वेस्ट बंगाल, लक्षद्वीप और आप लोगों को अंडमान निकोबार भी देखने को मिलते हैं। तो लगभग 7,500 किलोमीटर हमारा कोस्टल एरिया है। तो यहाँ पर इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसी के साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना भी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट मेरीन स्पेशल जो प्लानिंग है यहाँ पर ये अभी देखने को मिल रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमारे देश में हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं पर लेकिन कुछ ऐसे देश से हम लोग हेल्प ले रहे हैं जो कि इस फील्ड में कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे नॉर्वे और इंडिया का इंटीग्रेटेड ओशन इनिशिएटिव है जो कि आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सस्टेनेबल मैनेजमेंट किया जाएगा ओशन रिसोर्सेज का और इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। अगर ध्यान से आप लोग देख रहे हैं तो नॉर्वे जो है बहुत बड़ा कोस्टल एरिया आप लोगों को इसका देखने को मिल जाता है। तो नॉर्वे कहीं ना कहीं बोल सकते हैं आप लोग इस फील्ड में एक्सपर्ट है, तो उसका फायदा हम लोग उठा सकते हैं यहाँ पर। तो स्पेशल जो यहाँ पर जो मेरीन स्पेशल प्लानिंग जो रहेगी इसमें एनालाइज किया जाएगा कि करंट सिचुएशन क्या है और कैसे चीज़ों को आगे लेकर चलना है। तो उसका एंटीसिपेशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। एंटीसिपेटरी बेल का नाम सुना है ना, कि अगर इंसान जो है एंटीसिपेटरी बेल ले लेता है, इसका मतलब ये है कि किसी ने उसके खिलाफ आरोप लगा दिया है, इससे पहले कि पुलिस उसको पकड़ने आए वो पहली बेल ले लेता है कि हो सकता है कि आरोप गलत हो, उस इंसान की इज्जत जो है वो खराब ना हो जाए। तो इस तरीके से चीज़ों को एनालिसिस करना, तो बेटर तरीके से हम लोग ओशन जो कोस्टल एरिया है उसको सस्टेनेबल कर पाएंगे। टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा आज के डेट में देखने को मिलता है कोस्टल एरिया में, उसको भी हम लोग सही तरीके से लेकर चल पाएंगे। एक तो होता है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये है एमएसपी। यहाँ पर मेरीन स्पेशल प्लानिंग के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो क्वेश्चन पूछे कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में यहाँ पर आता है, तो याद रखिएगा ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। अर्थ साइंस के साथ साथ में यहाँ पर हमारे देश में नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल एंड रिसर्च जो एनसीसीआर देखने को मिलेगा। नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो पुद्दुचेरी जो मिलकर काम कर रही है, और इसी के साथ में मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर कि नॉर्वे की इन्वायरमेंट एजेंसी भी यहाँ पर काम करती हुई नजर आएगी कि सस्टेनेबली कैसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है जो भी ओशन से निकल कर आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है और सोसाइटी के लिए भी अच्छा है, और डेवलपमेंट तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कोस्टल एरिया का। तो कोस्टल एरिया में एक अच्छा खासा डेवलपमेंट आप लोगों को देखता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? सिग्निफिकेंस यहाँ पर यह कि इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच लेकर चल रहे हैं, ऐसे नहीं कि मनमानी चला रहे हैं। हेल्थ इकोनॉमी इस मैनर में लेकर चल रहे हैं कि सोशल इक्विटी मिले, सबको साथ में लेकर चले। ऐसा नहीं कि आधे में राम और आधे में गाम, यानी कि आधे लोग जो है मजा कर रहे हैं और आधे के हाथ जो है वो कुछ नहीं आया, ऐसा नहीं करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, वाइटल होता है, इंपॉर्टेंट गवर्नेंस टूल। इंश्योर किया जाएगा ब्लू इकोनॉमी जो है वो सही तरीके से सस्टेनेबल तरीके से चले, और फिर से इक्विटेबल ओशन जो रिसोर्सेज हैं उनको ढंग से मैनेज किया जाए। फिर से वही बात है कि एक तरीके से सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को लेकर जब इंसान चलता है ना तो रिजल्ट अच्छा आता है। आप लोग खुद सोचो, अगर स्टार्टिंग से आप लोग अपना सिलेबस अच्छे से देख लो, पुराने क्वेश्चन पेपर अच्छे से देख लो, आंसर राइटिंग रेगुलरली आप लोग थोड़ा सा करना स्टार्ट कर दो लगभग पढ़ाई के 2-3 महीने बाद से ही,
तो फिर कितने अच्छे से आप लोग एग्जाम में जाकर बैठोगे, कंफर्टेबल फील करोगे। पर नहीं, जब सर पे आकर पड़ जाता है तब चलते हैं कि अब तो करना ही पड़ेगा, वरना अब जो है वांदे लग जाने हैं। तो ऐसी हरकतें फिर यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यही चीज़ें यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है। टूल है यहाँ पर बैलेंसिंग कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आते हैं यहाँ पर कि डिमांड जो टूरिज्म की बढ़ रही है, पर लेकिन टूरिज्म और ज़्यादा बढ़ेगा तो भाई साहब वहाँ पर जो है इन्वायरमेंट पर नुकसान पड़ेगा। तो कई बार ऐसे इशू देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर टूरिज्म बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पर वरना कम होगा अगर बढ़ने नहीं देंगे। तो ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी है यहाँ पर, कहीं ना कहीं जो आप लोग समुद्र से जो भी रिसोर्सेज निकाल कर लेकर आ जा रहे हैं, तो 4.1% इंडियन इकोनॉमी में उसका शेयर है। तो सोच लो कितना बड़ा एक तरीके से एरिया है जब हम लोग ब्लू इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। तो ये चीज़ें भी अंडरस्टैंड करने वाली हैं। मतलब सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप लोग डिनाई नहीं कर सकते। तो इनके ऊपर फोकस देना जरूरी है कि नहीं, आप लोग खुद सोचिए। और वास्ट कोस्टल एरिया है तो इन्वायरमेंट तो साथ में देखना ही है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है इकोनॉमिक ग्रोथ की। तो बैलेंस कैसे बनाओगे ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो बड़ी ही प्यारी सी बातें हैं, अगर अच्छी लगे तो सही है, नहीं अच्छी लगे तो भी काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट जो है इसमें हम एक तरीके से रेस्पॉन्सिबल हैं आज की डेट में, जिसकी वजह से बर्बाद हो रहे हैं। और ये बर्बाद हो गए तो फिर ये रेस्पॉन्सिबल बनेंगे हमारी बर्बादी का। तो अब समझ लो कि किस तरीके से बैलेंस बनाना है, ये बातें आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों के सामने बात की जा रही है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट मैरीन स्पेशल प्लानिंग के बारे में। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? बोला जा रहा है कि ये एक इकोसिस्टम बेस्ड प्लानिंग प्रोसेसर है, एनालाइज करना करंट और एंटिसिपेट करना ओशन और कोस्टल यूज को आइडेंटिफाई करना मोस्ट सुटेबल फॉर द वेरियस एक्टिविटी। यानी कि आप लोगों को बोलो कि सुबह को उठना है तो उठकर ही आप लोग अगर आप लोग मॉर्निंग में वो काम कर ले जो सबसे टफ लगता है आप लोगों को, कि ठीक है यार आप लोगों को सबसे टफ लग रहा है आज टेस्ट लगा लेना, ठीक है सबसे टफ लग रहा है, फटाफट उस काम को निपटा लो तो दिन अच्छा जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो कौन से टाइम पर क्या काम करना है, तो वेरियस एक्टिविटी के लिए प्रॉपर टाइम डिसाइड होना चाहिए। प्रोवाइड कराना पॉलिसी, जो पब्लिक पॉलिसी एक तरीके से पब्लिक पॉलिसी प्रोसीजर सोसाइटी को बेटर डिटरमाइन करने के लिए कि ओशन और कोस्टल सस्टेनेबल को ऐसे लेकर चलना है, प्रोटेक्ट करना है फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। ए में 1 सही है, बी में 2 सही है, बोथ सही है या फिर नन सही है? सही आंसर क्या आप लोग बताइए? तो सही आंसर है सी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन भी बने तो कंफ्यूज मत होना। और पुडुचेरी जो है फर्स्ट एरिया बन गया है। अगर पूछे पुडुचेरी के बारे में कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे पुडुचेरी के 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक तो है यनम आंध्र प्रदेश में है, दूसरा पुडुचेरी ये तमिलनाडु में है, कराईकल ये तमिलनाडु में है, और मेहे पुडुचेरी ये आप लोगों को केरला में देखने को मिलेगा। तो ये 4 एटलीस्ट आप लोग जरूर याद रखिएगा। इनको कई बार उन्हें एक तरीके से नॉर्थ साउथ में लगाने के लिए भी आता है, तो मैप बेस्ड लोकेशन का क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ से बन जाता है। ठीक है, तो ये था पूरा आर्टिकल मैरीन स्पेशल प्लानिंग के बारे में। पुडुचेरी फर्स्ट बन गया इसको इंप्लीमेंट करने वाला, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके दोस्तों, ये जो आर्टिकल है खतरनाक लेवल का आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि मुद्दा ही ऐसा है कि इसके बारे में करें तो क्या करें। यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो परेशान हैरान हो गया, उसने मैटर के ऊपर डिस्कशन किया और अभी फिलहाल के लिए इसको रिजर्व रख लिया गया है जजमेंट को। तो आगे आता है तो फिर इसके बारे में और भी कई सारी बातें मैं आप लोग को बताऊंगा। पहले फिलहाल आप लोग देखिए कि मुद्दा क्या है। महाराष्ट्र में आप लोगों को पता है अभी क्या चला। महाराष्ट्र में जो एकनाथ शिंदे साहब जो हैं वो अलग हुए शिवसेना से। अलग होने के बाद में उनके द्वारा बोला गया कि हम लोग जो हैं वो अलग पार्टी हो चुके हैं, अलग पार्टी हो चुके हैं, और उनके द्वारा आज की डेट में केस भी जीत लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सिंबल और जो नाम है शिवसेना का वो एकनाथ शिंदे साहब को जो है उनकी झोली में डाल दिया है। इसके ऊपर उद्धव ठाकरे साहब के द्वारा कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, उसके द्वारा उनके द्वारा कई सारे डायलॉग मारे गए कि मुकेम्बो खुश हुआ होगा, मतलब अमित शाह जी को बोल रहे थे मुकेम्बो। पॉलिटिक्स ना बड़ी इंटरटेनिंग होती है यार, आप लोग देखा करो जब ये मूड फ्रेश ना हो ना तो पॉलिटिकल डिबेट को ही देख लो, आप लोगों को मतलब कपिल शर्मा शो वाली फीलिंग आ जाएगी। चलिए वो तो अपनी जगह है, पर लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं आप लोगों से बात करूंगा अभी यहाँ पर। हमारी कंट्री के अंदर में आप लोगों को एक कानून देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। तो इसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ से बन सकते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ध्यान से सुनिएगा। हमारे देश के अंदर में 1985 में एक कानून लेकर आया जाता है जिसको बोलते हैं दल बदल कानून, यानी कि आया राम और गया राम वाली बात थी यहाँ पर। तो एक तरीके से आज इस पार्टी में हो कल को उस पार्टी में चले गए, तो 52वां संविधान में संशोधन करके इस चीज को रोकने की कोशिश की गई, क्योंकि अगर इंसान जो है इतनी जल्दी जल्दी दल बदलेगा तो दिक्कतें देखने को मिलेगी। और 10वां शेड्यूल जो है वो ऐड किया गया एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम पर, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम पर इसको ऐड किया गया। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारे देश के अंदर में अमेंडमेंट होकर आया। इसमें ये बोला गया कि डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। आर्टिकल 102 तो यहाँ पर रहेगा, ये बेसिकली हमारे जो पार्लियामेंटेरियन हैं यानी कि सांसद साहब जो हैं उनके लिए, और आर्टिकल 191 रहेगा जो हमारे एमएलए यानी कि जो विधायक साहब हैं उनके लिए। यानी कि डिस्क्वालीफाई कैसे करना है उसके प्रोविजन दिए गए हैं।
क्या क्या है प्रोविजन मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ, और क्या क्या इसके अंदर एक तरीके से एक्सेप्शन है, यानी कि अपवाद है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बोला गया कि अगर कोई इंडिपेंडेंट है वो किसी पार्टी को अगर ज्वाइन करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, यानी कि इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़े, जीत गया और फिर किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहा है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दो। क्यों? क्योंकि बैलेंस बिगड़ जाता है, पता चला किस पार्टी में जाकर मिल जाए और उसकी वजह से बाद में क्या हो, यहाँ पर एक तरीके से गवर्नमेंट जो है वो एक खतरे में आ जाए। ठीक है, बोला जा रहा है कि यहां पर नॉमिनेटेड, बोला जा रहा है कि अगर कोई भी यहां पर नॉमिनेटेड इफ दे हैव ज्वाइन ए पार्टी आफ्टर ए 6 मंथ ऑफ द नॉमिनेशन, यानी कि 6 मंथ हो गए हैं नॉमिनेशन के और उसके बाद में अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो इनको भी डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। नेक्स्ट यहां पर क्या बोला गया है, एक तरीके से इनको तो छोड़नी पड़ेगी इनकी मेंबरशिप। यहां पर अगर कोई अगर अपनी पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से नहीं चलता है, ठीक है, या फिर अपने हिसाब से वो क्या करते हैं यहां पर जो गिव अप कर देता है अपनी मेंबरशिप, तो यहां पर वो तो डिस्क्वालीफाई अपना आप ही हो गया। कोई ऐसा है कि पॉलिटिकल पार्टी ने बोला कि भाई साहब ऐसा करना, उस दिन वहां पर मिल जाना टाइम से क्योंकि वोटिंग होनी है और हार गए तो दिक्कत हो जाएगी, पर लेकिन वो क्या कर रहा है, वो एब्सटेन कर रहा है, मतलब एक तरीके से टाइम पर आ नहीं रहा वहां पर। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी जो है उसकी डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो कई बार तभी भी यहाँ पर एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी कहती है भाई साहब हमारे टिकट पे जीत कर आए हो। ठीक है, तो इनको भी पत्ता काटना पड़ जाता है। पर लेकिन 2 एक्सेप्शन है, अगर कोई स्पीकर और कोई चेयरमैन, स्पीकर लोकसभा में और चेयरमैन राज्यसभा में अगर कोई ऐसी हरकतें करता हुआ पाया जाता है, उनके ऊपर ये लागू नहीं होता है। क्यों? एक तरीके से यहां पर इनको न्यूट्रल रखने की कोशिश की जाती है, क्योंकि स्पीकर जो होता है वो लोकसभा का है, वहां पर अपोजिशन भी बैठी है, गवर्नमेंट भी बैठी है, तो इनके ऊपर यहां पर ये लागू नहीं होता है। ठीक है, तो बोला गया कि इफ इलेक्टेड एज ए स्पीकर और चेयरमैन वन कुड रिजाइन फ्रॉम द पार्टी एंड रिजोइन इफ द ऑफिस इज, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर डिमिटेड लेटर। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से इनके ऊपर ये एप्लीकेबल यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि न्यूट्रल बनाने की कोशिश की जा रही है। इवन मैं आप लोग को बता दूं यूके के अंदर में तो ये भी कि रिजर्व कर देते हैं ऑफिस को अगर यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत होती है, ताकि इंसान जो है इंडिपेंडेंटली काम कर सके 2 साल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये मतलब 2 टर्म के लिए। यहाँ पर अगर बात करें नेक्स्ट, यहाँ पर क्या बोला गया है, एंटी डिफेक्शन लॉ में ये बोला गया कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में अगर मान लो कि आप लोग 12 मेंबर हैं, ठीक है, तो 12 में से अगर 2/3 यानी कि 3 चौक 12 हो गए, यहाँ पर 4 दूनी 8 हो गए, यानी कि 12 में से 8 मेंबर जो हैं अगर छोड़कर चले गए तो इसको डिफेक्शन नहीं माना जाएगा। ठीक है, एक तरीके से तो ये तो मर्जर हो गया, कहीं से निकल कर कहीं और चले गए, वैसा इतने सारे, ये तो रोकने के लिए उनको था ना कि थोड़े बहुत चले जाए यहाँ पर, तो ये बातें भी यहाँ पर बोलेगी। पर लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर पूरा आर्टिकल है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो डिसाइड करेगा क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। अब यहाँ से पूरा आर्टिकल स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर महाराष्ट्र में क्या होता, महाराष्ट्र में आते एक नाथ शिंदे साहब के साथ में जो यहाँ पर लोग गए थे, उनके द्वारा अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़कर गए यहाँ पर, तो उस टाइम पर जो स्पीकर साहब थे वो तो गवर्नमेंट के थे, तो उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया उनको। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे डिस्क्वालीफाई करने की बात की तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, सीधा सीधा इन्होंने नोटिस कर दिया कि स्पीकर को ही यहाँ पर बेसिकली रिमूव किया जाए। ठीक है, तो इन्होंने कुछ ऐसा प्रोविजन वहां पर लेकर आए कि एक तरीके से स्पीकर को ही रिमूव किया जाए। अब एक ऐसा स्पीकर जिसको रिमूव करने का प्रोविजन यहाँ पर लेकर आ गए हैं, तो क्या वो डिस्क्वालीफाई कर सकता है? यहाँ पर अगर बात करें इस तरीके से जो एमएलए यानी कि जो विधायक साहब है उनको, तो ये पर्टिकुलर केस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, यानी कि एक तरीके से उलझ गई है। उन्हें कहते हैं कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जो दीपावली में लड़ियाँ नहीं लगाते हैं, अब लोग घर के ऊपर फिर उनको फिर इकट्ठा करते हैं, तो जिस तरीके से वो उलझ जाती हैं, तो कुछ ऐसे ही हो गया। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने बोला कि यार देखो ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि चीज़ों को इस तरीके से देखना तो यहाँ पर ये काफ़ी एक अलग पैटर्न में चीज़ें निकल कर आती हैं, यानी कि नॉर्मल अगर तरीके से देखा जाए तो डिस्क्वालीफाई कर सकता है स्पीकर पर, लेकिन स्पीकर ही अगर खुद जो है एक तरीके से उनकी जो कुर्सी है वही अगर खतरे में आ गई तो फिर क्या किया जाए। तो इसके बारे में तो सोचा नहीं था, तो फिर अब सोचो, तो अभी सोच रहे हैं कोर्ट और इसके ऊपर जजमेंट आएगा तो पता चलेगा कि रियलिटी में क्या है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, पूरा का पूरा बेसिक इंफॉर्मेशन है। पॉलिटी के अंदर जाकर सर्च करना एंटी डिफेक्शन कानून वाला चैप्टर, डिटेल में डिस्कस किया है, और अच्छे से अगर आप लोगों को चीज़ें देखनी है तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो बताना, दूर किया जाएगा। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आप लोग बोल सकते हैं, और यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है पर्सन इन न्यूज़ के बारे में भी बात की जा रही है। यूएन का जो सोशल डेवलपमेंट कमीशन है उसके लिए हमारे देश की जिनका नाम है रुचिरा कंबोज, वो चेयरपर्सन बन गई है यहाँ पर 62वें यानी कि 62 जो सेशन है उसके बारे में बात की जा रही है। तो कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, तो इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को न्यूयॉर्क यानी कि यूएसए में देखने को मिलेगा। इसके बारे में मैं आप लोगों से बातें करने वाला हूँ। ठीक है, ये बेसिकली कई सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सोशल डेवलपमेंट होता क्या, अगर आप लोगों से पूछें, सोसाइटी का डेवलपमेंट, लोगों को सोशल प्रोटेक्शन मिल रही है, एक तरीके से उनको हाउसिंग वगैरह मिल रही है, अच्छी एजुकेशन मिल रही है, होमलेस को घर प्रोवाइड करा दिए,
तो इसके ऊपर फोकस है जैसे कि अफोर्डेबल हाउसिंग एंड सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम फॉर ऑल टू एड्रेस द होमलेसनेस। ठीक है, तो ये फोकस एरिया भी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। अभी जो बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा उनको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं। इंडिया जो है वो इलेक्ट हो गए यहाँ पर बेसिकली 62वें जो सेशन के लिए कमीशन फॉर द सोशल डेवलपमेंट इन 2023। तो ये जो है अनाउंसमेंट किया गया था 13th जब इसका मीटिंग हुई थी, 61st सेशन यहाँ पर कमीशन ऑफ द सोशल जस्टिस। और थीम क्या थी यहाँ पर बेसिकली फोस्टरिंग सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस थ्रू सोशल पॉलिसीज टू एक्सेलरेट द प्रोग्रेस इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू अचीव द ओवररीचिंग गोल ऑफ पुअर्टी एरेडिकेशन। समझ में आ रहा है कुछ क्या क्या बोल के चले गए। हमारे बेसिकली टोटल मिलाकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 17वें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में सबसे पहला जो डेवलपमेंट गोल है वो है पुअर्टी को एरेडिकेट करना, यानी कि मिटाना, यानी कि गरीबी को भगाना। ठीक है, तो गरीबी को भगाना इसका मतलब क्या है? गरीबी मिटाने का बेसिक मतलब ये है कि इंसान को अच्छी एजुकेशन भी मिल जाएगी, अच्छी हेल्थ भी मिल जाएगी, एक तरीके से जिंदगी में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी। तो गरीबी जो है वो एक तरीके से अभिशाप की तरीके से रहती है। बहुत सारे लोग जो जिंदगी में काफ़ी कुछ कर सकते हैं गरीबी की वजह से नहीं कर पाते हैं। ये एक काफ़ी बड़ा एक ऐसा आप लोग मुद्दा यहाँ पर बोल सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट मुद्दा एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, गरीबी हटाओ नारा जो है वो किसके द्वारा दिया गया था हमारे देश में? ठीक है, और यहाँ पर इसके साथ में आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी भी है जिनके द्वारा ये नारा दिया गया था और काफ़ी पुराना नारा है, देखता हूँ कौन बताता है। कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट जो है ये मॉनिटर करता है बेसिकली यहाँ पर किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। और यहाँ पर कोपेगन डिक्लेरेशन के थ्रू यहाँ पर बनाया गया प्रोग्राम ऑफ एक्शन, एस्टेब्लिश किया गया था यहाँ पर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के थ्रू, और एडवाइस करता है इसको कि सोशल इश्यूज जो है उनके साथ में कैसे डील करना है। कोपेगन डिक्लेरेशन और प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो है वो अडॉप्ट किया गया था वर्ल्ड समिट सोशल डेवलपमेंट जब हुई थी 1995 में, जिसके बेस पर यहाँ पर ये था कि कैसे हम लोगों के बेसिकली लोगों को सेंटर में रखकर हम लोग को डेवलपमेंट को फोकस करना है, यानी कि लोगों के फायदे के बारे में यहाँ पर ज़्यादा सोचना है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। और बेसिकली यार हम अगर चेयरपर्सन बन गए हैं तो ये तो एक तरीके से वैसे भी बधाई वाली बात है, तो मुंह मीठा कर लेना, इंटरनेशनल लेवल पर हमारी साख बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, ये जो न्यूज़ है ये साइंस एंड टेक के साथ में हेल्थ के साथ में भी आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। ड्रोन के इस्तेमाल के बारे में बात की जा रही है और इसी के साथ में टीबी की दवाई को डिलीवरी करने की भी बात की जा रही है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक एक्सपेरिमेंट किया गया यहाँ पर अभी, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। बात की जा रही है यहाँ पर एम्स जो है ऋषिकेश के अंदर में, बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा उत्तराखंड में, ये एक पर्टिकुलर स्टडी की गई इस पर्टिकुलर सिस्टम के थ्रू। तो हुआ क्या, बेसिकली मैं आप लोगों को ये बताता हूँ एक बार। जो एम्स ऋषिकेश है उसने टेस्ट किया ड्रोन सप्लाई मेडिसिन कैसे हो सकती है, कि ड्रोन के थ्रू हम लोग मेडिसिन सप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ड्रोन है यहाँ पर इसका नाम है वर्टिप्लेन X3 ड्रोन। तो वर्टिप्लेन X3 ड्रोन जो है यहाँ पर ये सबसे इंटरेस्टिंग और अच्छी बात यहाँ पर ये है जो कि दिल को एक तरीके से सुकून देने वाली, कि मेड इन इंडिया हाइब्रिड, यानी कि मेड इन इंडिया है यहाँ पर। और ये E-वोल्ट यानी कि इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग का काम करता है यहाँ पर ये, यानी कि सीधा उठ गया और सीधा ही आके रखा गया। मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है और डिस्टेंस 100 किलोमीटर ये कवर कर रहा है 3 किलोग्राम का पेलोड लेकर। तो ये सक्सेसफुली अपना मिशन जो है वो कंप्लीट कर पाया। टेक ईगल एक कंपनी है जिसने इसको बनाया है। तो ड्रोन जो है यहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं दवाई को डिलीवर करने के लिए, सामान को डिलीवर करने का भी इस्तेमाल किया सकता है डिफेंस में, मैरीटाइम, इसी के साथ में हाइपर लोकल ई-कॉमर्स। अभी आप लोगों ने देखा होगा अमेजन जो है उसने यहाँ पर बोला कि वो ड्रोन का इस्तेमाल करेगा जो अपने जो भी प्रोडक्ट है उनको डिलीवर करने में, और कई सारी कंट्री में ये कर भी रहा है। तो यानी कि जो टेक्नोलॉजी है ना उनका हम लोग नेक्स्ट लेवल पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ड्रोन का अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा तो ये काफ़ी फायदा देखने को मिलेगा, पाकिस्तान की तरीके से नहीं कि गड्ढा खोदना है और ऊपर से ड्रोन से हथियार गिराने, बदतमीजी वाले काम करने। हम लोग सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बेसिकली ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है मतलब अजीब ही है यार, क्या ही होगा। इसीलिए तो आज की डेट में कटोरा हाथ में रखा है बिल्कुल बुरी तरह। सरकार हमेशा उल्टी सीधी हरकतें करती है वहाँ पे। साइंस एंड टेक के साथ में आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं इस आर्टिकल को, जो बोलते हैं साइंस एंड टेक के आर्टिकल कवर नहीं होते हैं, तो ये भर भर के आर्टिकल आ रहे हैं। ठीक है गूगल का आप लोगों को पता है यहाँ पर अभी सिस्टम है, जैसा चैट जीपीटी था उसके बेसिकली एक ने टक्कर में अपना गूगल का सिस्टम लेकर आया। अभी यहाँ पर कई सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अभी एक नई चीज़ें आप लोगों को मार्केट में देखने को मिलेगी जिसको यहाँ पर बेसिकली क्या बोला जा रहा है, इसको न्यूरल नेटवर्क।
न्यूरल नेटवर्क जो आप लोगों ने माइंड में सुना है, न्यूरल नेटवर्क कनेक्शन, उसी के साथ में कनेक्ट करके देख सकते हैं। न्यूरल नेटवर्क जो है वो बोला गया कि आर बिहाइंड द वर्किंग ऑफ रिसेंट अनवील चैटबॉट लाइक चैट जीपीटी और बार्ड से पीछे यहाँ पर चल रहा है, ये बोला जा रहा है। न्यूरल नेटवर्क जो है एक टाइप ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जो कि स्ट्रक्चर और फंक्शन है लाइक ह्यूमन ब्रेन, बेसिकली ह्यूमन ब्रेन के हिसाब से। बेसिकली ह्यूमन ब्रेन को एक तरीके से आप लोग बोलते हैं न्यूरल कनेक्शन हो गया तो चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं, वो सुना होगा ना आप लोगों ने। तो ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कंपोज किया जा रहा है लेयर ऑफ इंटरकनेक्टेड नोड्स जिनको न्यूरॉन्स बोला जाता है। प्रोसेस टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का काम करेगा और प्रोसेस करने का काम करेगा। ये बेसिकली लर्न करेगा स्किल कि कैसे वास्ट अमाउंट ऑफ डिजिटल जो एक तरीके से डिजिटल डेटा है उसको प्रोसेस करना है, ठीक है। इसको ट्रेन किया जाएगा परफॉर्म करने के लिए वाइड रेंज ऑफ टास्क, जो कि यहाँ पर एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे इमेज और पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने का, कंप्यूटर विजन का। तो यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क जो है वो यूज़ किया जाएगा सीरीज ऑफ डेटा के लिए, प्रेडिक्शन करने के लिए फ्यूचर को। आप लोग आज के डेट में ऐसा बोल सकते हैं जैसे मान लीजिए आप लोगों ने अपने लिए एक प्लान बनाया, ठीक है, कि हमको इस तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी करनी है कि आज हम लोग टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे, डेली एक एक टेस्ट लगाएंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। किसी ने ऐसा अपना प्लान बनाया कि डेली 2-2 टेस्ट लगाएंगे और फिर उसका एनालिसिस करेंगे। एक ने ऐसा प्लान बनाया कि डेली 3-3 टेस्ट लगाएंगे पहले और फिर उसका बैठ के एनालिसिस करेंगे। तो सबने अपना अलग अलग पैटर्न बना लिया। अब किसका दिमाग जो है वो कौन से पैटर्न को अडेप्ट कर रहा है, तो वो यहाँ पर किस तरीके से फ्यूचर में रिजल्ट आ रहा है, तो उसको देखकर हम लोग बता सकते हैं कि आज ही ऐसा परफॉर्म कर रहा है तो आज से 6 महीने बाद जो है इसकी परफॉर्मेंस ये होगी, उसका कुछ दिनों की हम लोग रिजल्ट देखकर। तो इसलिए कहते हैं कि जब आप लोग अपना कोई प्रोसीजर कर रहे हो, पढ़ रहे हो रेगुलर, तो थोड़ा सा चेक कर लिया करो कि सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो या फिर नहीं। और वो क्या होता है, अपने आप को टेस्ट के एक जोन में लेकर आना। तो ये यहाँ पर सेम काम करेगा, इंसान को चेक करेगा कि वो ठीक पैटर्न में चल रहा है नहीं चल रहा है, एक तरीके से सॉरी डेटा को यूज करके पता लगाएगा फ्यूचर में क्या हो सकता है, उसके पैटर्न को समझने की कोशिश करेगा, जैसे इंसान का माइंड काम करता है न्यूरल कनेक्शन के थ्रू, ठीक है। तो एक नई स्टडी यहाँ पर अभी देखने को मिल रही है। दोस्तों जो पर्सन इन न्यूज़ मैंने स्टार्टिंग में पूछा था वो थे यहाँ पर बीडी मिश्रा साहब। तो ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा साहब जो हैं वो लद्दाख के नए एलजी बन गए हैं, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए हैं, और रिसेंटली अभी ज़्यादा न्यूज़ में भी हैं यहाँ पर। ये पहले अरुणाचल प्रदेश के साथ में भी कनेक्ट रह चुके हैं, अब यहाँ पर आर.के. माथुर साहब को रिप्लेस कर तो बीडी मिश्रा साहब जो हैं वो यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि लद्दाख जो है वो रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि 6th शेड्यूल के बारे में बात की जाती है कि लद्दाख के अंदर में 6th शेड्यूल अप्लाई कर देना चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, हमारे देश में 4 ऐसे राज्य हैं जिनके अंदर में 6th शेड्यूल है, ATM के अंदर मनी नहीं है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, और एक कौन सा है, मिजोरम, मेघालय, एम याद रखिएगा। ATM के अंदर में मणि नहीं है, यानी कि मणिपुर नहीं है, ठीक है। अभी 5वां राज्य बेसिक 5वां एरिया अगर हो सकता है तो वो बनेगा यहाँ पर क्या, लद्दाख, क्योंकि उसके लिए प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पर। तो देखते हैं ऐसा कुछ होता है या फिर नहीं होता है। तो इसके चलते यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ से बन सकता है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों हमारे देश में चीता को इंट्रोड्यूस किया गया था कुछ पहले, मैंने आप लोगों से आर्टिकल डिस्कस किया था। फिलहाल यहाँ पर 12 चीता जो हैं वो साउथ अफ्रीका से लेकर आए जा रहे हैं, और हमारी कंट्री में जो कुन्नूर नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के अंदर में, वहाँ पर उनको लाया गया है, ठीक है। तो पहले किस देश से लेकर आए गए थे आप लोगों से मैंने डिस्कस किया था, याद आ रहा है? चलिए एक बार और याद कर लीजिए। और अभी फिलहाल यहाँ पर आप साउथ अफ्रीका से लेकर आ रहे हैं, वो भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट से लाए थे, ये भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट से ही लेकर आ रहे हैं। तो अभी जो चीता है यहाँ पर आप लोगों को बेसिकली अपने देश में इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है, कहीं ना कहीं डाइवर्स चीज़ें देश के अंदर में देखने को मिलेगी। और पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है किसी दिन फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, उस टाइम पर भी मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, जब हम लोग, अरे नाम लिख देता अभी, गलत है, ठीक है। तो उसको भी फिर से बता दूंगा एक बार, टेंशन मत लेना, ठीक है, ताकि माइंड में और अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। पर इतना याद रखिए कहाँ से लाए गए और कहाँ पर इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, और 12 चीता हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दी गई है सील कवर सजेशन अदानी साहब के केस को लेकर, ये मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से। जस्टिस संजय कुमार मिश्रा अपॉइंट किए गए चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट। तो अगर आप लोग झारखंड से आते हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, वर्ल्ड पेंगोलिन डे जो है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ये आप लोग को बताना है। मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था। अभी इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है कि पेंगोलिन जो है उनका काफ़ी लार्ज स्केल पर क्या किया जा रहा है, ट्रैफिकिंग की जा रही है, ठीक है, उनको मारा जा रहा है, बेसिकली इनकी दवाइयाँ बनाई जा रही हैं। ये देखो बेचारे के पैर भी कैसे हो गए हैं, ठीक है, मुझे लग रहा है बुजुर्ग पेंगोलिन है ये। तो कई सारी हरकतें यहाँ पर देखने को मिलती है पेंगोलिन को लेकर, और चाइना में जो पेंगोलिन है उनकी सबसे खस्ता हालत रहती है।
तो अभी यहाँ पर जब डे सेलिब्रेट किया गया तो पेंगोलिन से रिलेटेड यहाँ पर बातें ये निकल के आई कि कैसे हम लोग यहाँ पर इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंसान ही है, ठीक है। जब इंसान ही मारने पर आ जाए तो फिर कौन जान बचाए। तो ये भी तो सारी खतरनाक चीज़ें हैं, यानी कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर कौन यहाँ पर जान बचाए। तो सबसे खतरनाक चीज़ यार ये देखने को मिलती है अक्सर तो ना, जब एक तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि पुलिस वाले एक तरीके से अपने गलत जोन में आ जाए तो फिर कैसे काम चलेगा, तो ये समझ सकते हैं। तो याद रखना पेंगोलिन डे जो है वो एक पर्टिकुलर डे में सेलिब्रेट किया जाता है। वो डे क्या है वो आप लोगों को बताना है बेसिकली। अब की बार 18 फरवरी है, पर लेकिन हर बार 18 फरवरी को नहीं आता है, एक पर्टिकुलर डेट है, वो मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ। एक डे है, वो कौन सा डे है ये आप लोगों को बताना है। 18 फरवरी को तो अब की बार पढ़ रहा था ये, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन रिजीम के बारे में बात की जा रही है। अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो उसको कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करानी है। तो अच्छी बात है, ज़्यादा सिक्योर फील करेंगे तो और ज़्यादा एक तरीके से हमारे देश में क्या रहेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है 49th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जो है वो अभी न्यू दिल्ली में देखने को मिली। चेयर कौन करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर। और क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर इसके ऊपर, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के ऊपर, ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल की 49th मीटिंग थी और फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो है वो चेयर करते हैं। ऐसे ही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ऊपर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमपीसी के। याद रखिएगा उसमें फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रहते हैं, उसमें रहते हैं आरबीआई के गवर्नर, जो कि यूपीएससी ने प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर, अभी कई सारी इरेगुलरिटीज़ पाई गई हैं बीसीसीआई के, जो बेसिकली एक तरीके से ऑफिस के अंदर में तो आईटी डिपार्टमेंट छापे मार रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कि रिजल्ट क्या निकल कर आता है। गवर्नमेंट ने यहाँ पर रिड्यूस कर दिया है रिवर्स प्राइसिंग व्हीट की ओपन मार्केट सेल स्कीम के थ्रू इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए। ओपन मार्केट ऑपरेशन एक तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेसिकली खरीदने और बेचने के लिए। एक है ओपन मार्केट सेल स्कीम, ये गवर्नमेंट लेकर आती है मार्केट में गेहूं वगैरह इनके प्राइस को मेंटेन रखने के लिए। मणिपुर जो है वो होस्ट करेगा B20 जो कॉन्फ्रेंस है, 23 नेशन यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे इम्फाल के अंदर में। तो नॉर्थ ईस्ट में वैसे चीज़ें जा रही हैं तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। 1 ईयर ऑफ इंडिया और यूएई की कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो दुबई में आप लोगों को देखने को मिला, ठीक है। तो 1 ईयर हो चुका है, उसका सेलिब्रेशन चल रहा है। इसी के साथ में कतर जो है वो बैन हटा रहा है फ्रोजन सी फूड, जैसे कि मछली हो गई या फिर झींगे हो गए, उनको बेचा जाता है काफ़ी लार्ज स्केल पर इंडिया से, उसके ऊपर बैन लगा देता है कि बोला जाता है कि इसके अंदर में प्रिजर्व करने के लिए कुछ ऐसे मटेरियल यूज़ किए जा रहे हैं जो कि हेल्थ के लिए खराब है। तो टेम्परेरी बैन था, अब वो हटाया जा रहा है, ठीक है। जापान की स्पेस एजेंसी के द्वारा अबोर्ट कर दिया गया है नेक्स्ट जनरेशन H3 रॉकेट, जो कि यहां पर जाने वाला था, अभी किसी रीजन की वजह से मिशन को अबोर्ट कर दिया गया है, ठीक है। साउथ अफ्रीका के द्वारा ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज देखने को मिल रही है रसिया और चाइना के साथ में। तो लग रहा है यूएसए की एक तरीके से रडार पर आने वाला है ये। लैंसेट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है जो कि हेल्थ के बारे में बात करता है। तो बोला कि इम्यूनिटी जो एक्वायर की गई है कोविड-19 इन्फेक्शन से वो आगे प्रोवाइड कराएगी यहाँ पर प्रोटेक्शन, अगर मोस्ट सीवियर कोई आउटकम आता है इलनेस का। यानी कि अगर अब बॉडी के अंदर में एक बार इम्यूनिटी आ जाती है तो फिर आगे के लिए बहुत फायदा आप लोगों को हो जाता है, ये समझाने की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। तो समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो फिर आप लोगों को आंसर बताए जाएंगे। बात की जा रही है यहाँ पर, ये बोला जा रहा है कि किसके बारे में, सौर रिवॉल्यूशन, ये किससे रिलेटेड है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की या फिर सीरिया। बताइए, देखता हूँ कौन बताते हैं। आर्टिकल 93 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एसोसिएटेड किससे है, गवर्नर, प्रेसिडेंट, डिप्टी स्पीकर या फिर यहाँ पर डिप्टी स्पीकर राज्यसभा या फिर लोकसभा, ठीक है। सही आंसर बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर, द ड्राफ्ट जियो हेरिटेज साइट जियो रैलिक बिल, ये किससे रिलेटेड है, टूरिज्म, कल्चर, माइन या फिर होम मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री है ये आप लोग को बताना है। आईटी एक्ट का सेक्शन 133 अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में था, किसको कंट्रोल में करने के लिए यूज किया गया, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, ऑक्सफोर्म इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल या फिर थॉमस रेचर। तो सही आंसर क्या है ये आप लोग को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जा रही है, प्रिवेंट अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट, कौन से राज्य के द्वारा इसके लिए ऑर्डिनेंस लेकर आया गया। डिटेल में मैंने डिस्कस किया था, याद होगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात या फिर उत्तराखंड। सही आंसर क्या है ये आप लोग को बताना है। प्यारा सा क्वेश्चन है यहाँ पर, सी सेट के लिए आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखता हूँ कौन सी आंसर देते हैं। आंसर आप लोगों के सामने है, एक बार अटेम्प्ट कर लो फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ इसके बारे में। एक मैप बेस्ड क्वेश्चन जो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है, मैं लेक कवर कर रहा हूं फिलहाल आप लोग की। यहाँ पर बात की जा रही है नाकी लेक के बारे में। नाकी जो लेक है ये आप लोग को राजस्थान के अंदर में देखने को मिलेगी और राजस्थान के अंदर में खासकर ये कनेक्टेड है माउंट आबू के साथ में। यहाँ पर इसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर रघुनाथ टेम्पल और महाराजा जयपुर जो प्लेस है ये भी आप लोग को देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर लेक के पास में, ठीक है। बाकी यहाँ पर बोटिंग लेक और इसी के साथ में हॉर्स राइडर जो हैं वो भी आप लोगों को अवेलेबल रह जाते हैं, अगर घूमने जाओ तो बताना।
और कोई अगर घूमने गया है और कुछ अच्छा लगता है तो बताना, हम भी आएंगे। ठीक है, स्वागत नहीं करोगे हमारा? आगे से सोच रहा हूँ जहाँ भी घूमने आया करूँ ना पहले बता दिया करूँ, ठीक है, कि जिसको मिलना है बता देना, ऐसा किया करो ना। कौन कौन मिलने आएगा बताओ? ऐसा तो नहीं पता चला मैं आया वहाँ पे मैं घूम के चला, कोई आया नहीं मिलने। मजाक कर रहा हूँ, मुझे पता है आप लोग कई बार बोलते हो जब भी आता हूँ। आगे से ध्यान रखो यार, थोड़ा सा ना वो रहता है मुझे, फिर मैंने कहा यार मतलब नहीं, बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, किससे मिला जाए किससे ना मिला जाए, तो बहुत सारे इशू रहते हैं, फिर टाइम की भी कई बार कमी पड़ जाती है, पर्टिकुलर काम के लिए जाते हैं तो फिर उसकी वजह से ना फिर कई सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। वरना ऐसा कोई इशू नहीं है कि बच्चा कह रहा है सर बच्चों से मिलने का मन नहीं करता क्या? मेरे से ज़्यादा मिलने का मन और किसका करेगा ये बताओ? है एक टीचर और एक माँ बाप ही तो होते हैं जो बच्चों को गले लगा के चलते हैं। ये क्वेश्चन हिस्ट्री का है थोड़ा सा, ठीक है, प्रेजेंट का नहीं है यहाँ पर, ये रिवोल्यूशन पूछा है तो ये अफगानिस्तान से रिलेटेड है, डायरेक्ट क्वेश्चन बी है आंसर। ये रिवोल्यूशन 1978 में लॉन्च किया गया था अफगानिस्तान के अंदर में। उस टाइम पर प्रेसिडेंट थे यहाँ पर एक इनके उल्टे सीधे से जिनका नाम था मोहम्मद दाऊद खान। उनको उखाड़ कर फेंका था इन्होंने, ऑटोक्रेटिक रूल थे, अपनी दादागिरी चला रहे थे, जनता ने बोला हम बताते हैं तुझे दादागिरी कैसे चलती है, ठीक है, तो उन्होंने इनको उखाड़ के फेंक डाला। उस टाइम पर कहीं ना कहीं सपोर्ट भी देखने को मिला था, सौर रिवोल्यूशन के टाइम पर जो यूएसएसआर है उसने सपोर्ट भी किया था यहाँ पर अफगानिस्तान को, तो उसी से रिलेटेड है यहाँ पर ये, ठीक है, तो पूछा जा सकता है। बाकी कई सारी चीज़ें देखने को मिल रही है अभी रिसेंटली, तो अगर क्वेश्चन बन जाए तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। आर्टिकल 93 किससे रिलेटेड है? तो ये रिसेंटली डिप्टी स्पीकर साहब से रिलेटेड है, जो बहुत ज़्यादा अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी है, डिप्टी स्पीकर साहब, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी इशू किया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिसेंटली इशू किया गया नोटिस सेंटर को कि 5 राज्य हैं जिनके नाम है राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड, ठीक है, वो डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं बेसिकली, ठीक है, तो उसके ऊपर बात की जा रही है। तो डिप्टी स्पीकर से रिलेटेड है यहाँ पर ये आर्टिकल पर्टिकुलर, ठीक है, तो डिप्टी स्पीकर टू लोकसभा, तो डिप्टी स्पीकर न्यूज़ में है भाई साहब, डिप्टी स्पीकर की पोस्ट खा गए, ठीक है, एक सिलेक्शन बेचारे का किसी का हो जाता है वहाँ पर। चलिए नेक्स्ट बात की जा रही है, ड्राफ्ट जियो हेरिटेज साइट एंड जियो रेलिक बिल, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? तो याद रखिएगा सी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस से रिलेटेड है। सही कह रहा हूँ क्या? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, जी हाँ बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन भी आप लोगों से अगर पूछ रहे हैं तो इसके बारे में कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, ये अभी बिल है, आगे भी न्यूज़ में आएगा, तो टॉपिक भी बनेगा, इसके बारे में डिस्कशन करूंगा, टेंशन मत लेना। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो रेगुलरली न्यूज़ में आती रहती है, ऐसा नहीं कि अभी न्यूज़ में फिर नहीं न्यूज़ में आएगा ये, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस से रिलेटेड है, ये तो आप लोगों को पता ही है। अभी यहाँ पर बीसीसी जो है बीबीसी जो है उसके गले में फंदा डाल दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जब से उनके द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री निकाली गई मोदी जी से रिलेटेड। किसी ने देखी है वो डॉक्यूमेंट्री? मतलब मैंने सुना है कि हाँ गुजरात के दंगों से रिलेटेड, पर देखी नहीं है मैंने। किसी ने देखी है बताना, वो हटा दी गई बेसिकली। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर प्रिवेंट अनफेयर मींस इन रिक्रूटमेंट, बहुत ही शानदार ये काम किया गया उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। 10 करोड़ तक का फाइन है भाई साहब अगर कोई ऐसी हरकतें करता पाया जाता है, यानी कि जो विद्यार्थियों के कोई एक तरीके से करियर के साथ में खेलता पाया जाता है, तो उसको सही तरीके से ठिकाना लगाने के लिए यहाँ पर ये काम किया गया। 10 करोड़ का फाइन और लाइफ टाइम एम्प्रिजनमेंट और सारे सामान की होगी कुड़की, जो सबसे बढ़िया लगी मुझे तो भाई साहब, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा काम किया गया उत्तराखंड के द्वारा, अच्छी बात है। आंसर है इसका ए, आंसर यहाँ पर आप लोग देखते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये है बेसिकली लेक, जिसके बारे में हिंदी और इंग्लिश में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और बाकी घूम लिया करो थोड़े बहुत ज़िंदगी में अच्छे से, एक बार सिलेक्शन ले लो फिर और अच्छे से घूमना, ठीक है। क्योंकि अभी तो घर वाले से पैसे मांग के घूमने पड़ेंगे, फिर अपने पैसों से घूमना अच्छे से। एक बच्चा कह रहा है कि सर मौज मस्ती जो है वो तो घर वालों के पैसों पे ही होती है, अपने पैसों पे तो बस काम ही चलता है। इसका उल्टा करके देखो एक बार, कि घर वालों के पैसों से बस काम चला लो, एक तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट की पूर्ति कर लो और फिर मौज करना अपने पैसों से। जो घर वालों के पैसों पे मौज कर रहा है ना, वो अपनी ज़िंदगी में फिर अपने पैसों पे मौज नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतने कभी कमाएगा ही नहीं इंसान। पर लेकिन जो घर वालों के पैसों को इफेक्टिवली यूटिलाइज करेगा, वो अपनी ज़िंदगी में फिर मौज करता हुआ नजर आएगा, वो अच्छा खासा पैसा कमाएगा इंसान। तो अपनी ज़िंदगी में कम से कम इतना पैसा कमाओ कि खुद भी इंजॉय करो, अपने घर वालों को भी इंजॉय करवाओ। ज़िंदगी जो है बहुत ही छोटी है, उसको जितने अच्छे से जियोगे उतना ही मज़ा आएगा। आइए अब आप लोगों को अंग्रेजी बनाता हूँ, अंग्रेजी बोलना, पढ़ना, लिखना और सिखाता हूँ। कुछ शब्द हैं जिनका इस्तेमाल कर आप लोग सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, और ये आप लोगों को एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग में बहुत फायदा पहुंचाएंगे जब आप लोगों के एग्जाम में एंटोनिम, सिनोनिम्स वगैरह आप लोगों को नजर आएंगे। आंसर राइटिंग भी अच्छी कर पाएंगे आप लोग अगर अच्छे से इनके ऊपर सेंटेंस बनाएंगे। क्या तकिया कलाम बन गया बिल्कुल सीधा, मैंने भी क्या बोल दिया, फिर से कोई बोलेगा रिपीट करने के लिए, मेरे से ना होने का भाया। उन्हें उसमें कौन सी मूवी थी, उसमें कहता भाया ये क्या हो गया भाया। पहला जो शब्द है यहाँ पर, इसको बोलते हैं पर फंक्शनरी। तो ये एक तरीके से है, एक तरीके से असावधान, यानी कि कोई भी काम कर दिया, इंटरेस्ट नहीं है, बस कर दिया। सुबह उठना था, इंटरेस्ट नहीं था, बस उठ गया यार किसी तरीके से, क्यों? क्योंकि लेक्चर देखना था। तो ये कंडीशन आप लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यानी कि एक तरीके से कैरिड आउट विदाउट रियल इंटरेस्ट,
ठीक है। तो एक तरीके से ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, तो असावधान भी बोल सकते हैं वैसे बोला जाए तो, ठीक है। पर लेकिन केयरफुल तरीके से काम करो तो जिंदगी में आगे बढ़ोगे। एग्जेजरेट करना, अतिशोक्तिपूर्ण बोलते हैं, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताना। भाई साहब मैं ना वहाँ गया था, क्या सुंदर नज़ारा था, और ज़िंदगी जीने में मज़ा आ गया, जाके देखो कुछ नहीं मिला। क्यों? मेरा टाइम बर्बाद हुआ, पैसा बर्बाद हुआ, तुम्हारा भी होना चाहिए। ऐसे कई सारे कमीने दोस्त होते हैं जैसी हरकतें करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। मूवी देख के आना भाई साहब क्या मस्त मूवी है, देख के आए वो तेरी टाइम भाई साहब काटना मुश्किल हो गया। तो ऐसी ऐसी हरकतें करते हुए चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है स्क्रुएलिटी। ये होता है गाली गलोच करना, यानी कि एक तरीके से ना चीज़ें एक तरीके से कई बार हो जाती है खुखारा लेवल पर पहुँच गई, सामने वाले को सुना दियो तेरी ये तेरी वो। कई बार होता है ना, इरिटेट हो जाता है इंसान। पर कोशिश करो कि ऐसी चीज़ें न करनी पड़े ज़िंदगी में, ऐसे लोगों से डिस्टेंस बना के रख लो, ठीक है। बाकी बात करें, यहाँ पर बात की जा रही है एनिमेट वर्जन के बारे में, तो इसका मतलब होता है निंदा करना, चीज़ों को क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज करो किसी चीज़ को तो सामने सोल्यूशन भी दो, और यूपीएससी भी यही बोलती है, वो बोलती है कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना है, यानी कि क्रिटिसिज्म तो करो कि हाँ ये चीज़ें गलत हो रही है, सरकार एक गलत कर रही है, पर लेकिन सोल्यूशन भी बताओ कि आप लोग हो तो क्या सोल्यूशन इसका निकालोगे। तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बोलती है बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, ये है डिस्कॉर्डेंट, यानी कि प्रतिकूल, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं असहमति या फिर असंगति किसी चीज़ के साथ में, एक तरीके से ना एक बेमेल होना भी आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि मेल नहीं मिल रहा है इसके साथ में। बेताल भी कई बार बोल देते हैं, बेसुरा बोल देते हैं कई बार। तो ये सब ये शब्द भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन इसको नहीं होना चाहिए। सेंटेंस जरूर फॉर्म करना, कई सारे बच्चे तो इन पर भी सेंटेंस फॉर्म कर दे रहे हैं सब पे। तो सोचो आप लोग उनके साथ में जब अपने आप को कंपेयर करोगे तो वो कहाँ पर आप लोग टिक पाओगे, खुद सोचो। कितने सारे मतलब मेहनत के ऊपर डिपेंड है यार। टीचर एक शब्द पढ़ा रहा है तो आप लोग 4 पढ़ ले रहे हो, तो ये बच्चे की मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मंथली वीडियो आप लोग की आ चुकी है, किस किसने देख ली है, यस या फिर नो। जिसने नहीं देखी है वो जरूर देखेगा। और अगर मोटे मोटे तौर पर देखो तो मुझे लग रहा है शायद मैं 35 से 36 मंथली वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ अब तक, मतलब 35 से 36 या 32 के करीब है लगभग, यानी कि 12-36, यानी कि 3 साल से लगभग जो है पूरा एक कॉन्टिन्यूसली प्रोसीजर चला हुआ है। तो अगर आप लोग उसको ढंग से देखोगे तो सारी पीछे की वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगी हर साल की, ताकि ढंग से आप लोग अपनी स्टडी को सही से रिविजन करते हुए भी चल सको। तो उनको सबको देख सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, आगे आने वाले वीडियो में उनको कवर कर लेंगे और अच्छे से। और आंसर राइटिंग जरूर करते रहिए, एटलीस्ट आधा घंटा आप लोग कम से कम आंसर राइटिंग में जरूर दीजिए, ठीक है। इससे चीज़ें चलती रहेंगी। अगर बिल्कुल ही प्रीलिम्स में एक तरीके से लग रहा है कि प्रीलिम्स में कुछ होने वाला है नहीं, बिल्कुल ही कहानी खराब हो रखी है, तो फिर आप लोग थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं। पर लेकिन अगर लग रहा है कि आधा घंटा देना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सिलेक्शन जो होगा वो आंसर राइटिंग से ही होना है, ठीक है। तो इसलिए अक्सर जो है लोग जो है उसको इग्नोर कर देते हैं, तो ये गलत बात है। बाकी लेक्चर कैसा लगा जरूर बताना, और आज के लेक्चर जो है उसमें कौन सा आर्टिकल सबसे अच्छा लगा ये जरूर बताना, और फीडबैक जरूर देना। 10 में से कितने नंबर दोगे आज के डिस्कशन को, मुझे भी फीडबैक दिया करो, और अपने दिन को भी फीडबैक देना है कि आप लोगों का कल का दिन कैसा रहा है। एनालिसिस किया करो, अच्छा रहेगा। फीडबैक के साथ में आप लोगों को पता चलता रहता है कि कहाँ कमियाँ और खामियाँ हैं। बाकी अगर अच्छा लगता है लेक्चर तो दूसरों तक पहुँचा सकते हैं, जो भी आप लोग के भाई बंधु हैं उनका भी भला हो जाएगा, और अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो अपना भी टाइम वेस्ट नहीं करना है फिर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों का नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।